Hello dear students, in this video we are going to discuss about the CUT UG प्रोग्राम के पेपर के बारे में। ये एक प्रैक्टिस सेट है और इसी के अंदर हम 2025 में जो हमारा एग्ज़ाम होने वाला है दैट वुड बी अराउंड 8 मई से स्टार्ट होंगे और ये 1 जून तक चलेंगे। तो उसमें जो भी आपका टर्न आएगा उसके मुताबिक बात होगी। अभी हम जो बात करने वाले हैं, हम बात करेंगे केमिस्ट्री के एग्ज़ाम के बारे में। ठीक, केमिस्ट्री में कैसे कैसे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड आ सकते हैं, इसका टाइम कितना होता है, मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं। तो यू नो दैट वेल कि यहाँ पे 250 मार्क्स का पेपर होता है और टोटल जो आपको टाइम मिलेगा वो 60 मिनट मिलेगा और जो टोटल नंबर ऑफ़ द क्वेश्चन है वो इसके अंदर जो दे रखे हैं वो 50 क्वेश्चन हैं। ठीक, तो इन 50 क्वेश्चंस के अंदर आप मान सकते हैं कि आपको 1.2 मिनट्स के अराउंड कुछ टाइम मिल जाएगा, जिसको आपको अपने अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक बेटर तरीके से यूज़ करना है। ठीक, क्वेश्चंस जो अभी आ रहे हैं, देखो अगर मैं आपसे बात करूं, अगर हम स्टैंडर्ड अभी का देखें तो काफ़ी नॉर्मल से और बड़े मिनिमम मार्क्स ऑफ क्वेश्चंस आते हैं और क्वेश्चंस का जो स्टैंडर्ड होता है काफ़ी एकदम सिंपल सा होता है। लेकिन पिछले कुछ सालों से जब से ये एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है, जब से अगर मैं बात करता हूँ तो जब से मैंने देखा है कि अभी धीरे धीरे एक स्टैंडर्ड डेवलप होना शुरू हो गया। तो मे बी जो लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था CUET का UG के लिए, उसका स्टैंडर्ड और इस स्टैंडर्ड को अगर हम मैच करने की कोशिश करेंगे तो यू विल फाइंड आउट समवेयर के स्टैंडर्ड में थोड़ा सा चेंज आपको देखने मिल सकता है। ये जो टेस्ट पेपर है ये है केमिस्ट्री टाइम्स का, जो MTG के थ्रू आते हैं। तो आप इसका पेपर लाइक मे बी पॉसिबल 75 और समथिंग की ये बुक होती है। तो अगर आप इसकी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये बुक आपको बड़ी आसानी से एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में हेल्प कराएगी और इसमें पेपर्स वगैरह होते हैं विद सोल्यूशंस, सो दैट विल ऑल्सो हेल्प। कुछ चीज़ें जो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं, इसके थ्रू हम ये देख लेंगे कि हम क्वेश्चंस को किस तरीके से अटैम्प्ट कर सकते हैं और क्या क्या बेसिक चीज़ें हैं जो हमारी हेल्प करेंगी, जो मैं आपको एक्सप्लेन करने में थोड़ी हेल्प कर दूँगा। ऑलराइट, अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो ये कह रहा है अमंग द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल्स आयंस द वन वेयर ऑल द मेटल्स आयंस हैव D2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे हमको बताना है कि यहाँ पर सबका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो D2 कब होगा। ऑलराइट, तो हमें सबसे पहले तो ये पता करना होगा कि कौन से एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है या उसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर क्या होता है। जैसे यहाँ पर अगर पहला एलिमेंट दिया है टाइटेनियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 22, वेनेडियम का होता है 23, इसी तरीके से क्रोमियम का होता है 24 और यहाँ पर आ जाएगा मैग्नीज जो उसका होता है 25। अब इसी हिसाब से आप देख लें कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम आर्गन को कांस्टेंट मान के चलें तो यहाँ पर आता है 3D2 और 4S2। ऐसे ये कॉमन यहाँ पर हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 3D3 और 4S2। ठीक, अब यहाँ पर क्रोमियम का आता है हमेशा 3D5 और 4S1। मैग्नीज का हो जाता है हमेशा 3D5 और 4S2। ऑलराइट, अब जैसे सपोज़ करें कि यहाँ पर हम पहले वाले ऑप्शन को चेक करते हैं। जैसे टाइटेनियम का दे रखा है 3D4, टाइटेनियम के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज दे रखा है। अगर हम इस चीज़ को यहाँ पर देखें तो लेट्स से अगर 3 पॉजिटिव है तो 2 इलेक्ट्रॉन ये पास जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, तो यानी कि 3D1 हो जाएगा यहाँ पर। और 3D1 की जगह हमको क्या चाहिए, 3D2 चाहिए। तो ये ऑप्शन तो करेक्ट हो ही नहीं सकता किसी भी कीमत पर। ठीक, दूसरा ऑप्शन पर आ जाए, यहाँ पर दिया है टाइटेनियम पॉजिटिव मतलब 1 इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ यहाँ से जा रहा है। ठीक, जब यहाँ से जाएगा तो यहाँ पे 3D2 और 4S1 आ जाएगा, तो दैट्स मीन ये भी इनकरेक्ट होगा। ठीक है, हमको सिर्फ और सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन ये चाहिए था। फिर दिया है टाइटेनियम 2 पॉजिटिव, तो 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए, तो यानी कि हमारे पास बचा 3D2, तो ये ऑप्शन तो करेक्ट है। अब आते हैं वेनेडियम पे। वेनेडियम का जाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए, क्योंकि 3 पॉजिटिव दे रखा है इन्होंने क्लियरली, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए और 1 यहाँ से गया, तो इसका मतलब इसका भी क्या बचेगा यहाँ पर, इसका भी 3D2 ही बचने वाला है। क्रोमियम पे आते हैं। क्रोमियम का यहाँ पर दिया है 2 पॉजिटिव, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये गया और 1 इलेक्ट्रॉन ये गया, तो 3D4 हो गया, 4 हो गया, तो दैट्स मीन ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन है। नाउ मूव टू दिस 3D2, ऑफ कोर्स ये तो हमारा पहले ही पास था, फिर ये भी पास हो गया। अब ये आता है क्रोमियम 4 पॉजिटिव। 4 पॉजिटिव को आप कुछ ऐसे देखेंगे, 1 यहाँ से गया इस वाले से,
ठीक, इसके बाद देखते हैं ये जो है 5 में से जाएंगे 3 तो बचेगा क्या 3d2, तो ये भी क्लियर हो गया। फिर आ गया मैग्नीज का 5, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे और 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे, तो यहाँ पे ये बच जाएगा 3 निकलने के बाद 3d2, दैट्स मीन ये भी क्लियर है। तो इसका ऑप्शन क्या है, डी वाला है। वॉट यू रियली नीड टू डू, कि आपको थोड़ा पेशेंस रखना है और क्वेश्चंस को एक बेटर तरीके से समझते हुए चलना है, तभी क्या होगा, आप आंसर की डिटेल तक पहुँच पाएंगे। अदरवाइज़ कहानी वही चलती रहेगी और इन द एंड आपको प्रोडक्ट मिलने में परेशानी आएगी। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 लेने से पहले आई शुड ऐड एटलीस्ट 1 मोर शीट, क्योंकि हमको इसके सोल्यूशन के लिए ज़रूरत पड़ने वाली है। ऑलराइट, मैं इस पेज को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ऑलराइट, नाउ लेट्स बिगिन। वी नीड टू take out the data first from the question and then finally we move. Alright, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर चलेंगे। लेट्स से क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है कि उन्होंने बोला है कि भाई 0.1 मोलर कोई सोल्यूशन है आपके पास, तो मतलब मोलरिटी तो दे रखी है, मोलरिटी को मैंने मान लिया 0.1 मोलर। ओके, सोल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट दिया है A पॉजिटिव और B निगेटिव। ऑलराइट, प्लेस्ड इन अ कंडक्टिविटी सेल विद द इलेक्ट्रोड्स 4 सेंटीमीटर अपार्ट, यानी कि L दे रखा है, इनका जो लेंथ है उनके बीच में वो 4 सेंटीमीटर है पार्ट, एंड ईच विथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इक्वल टू 2 स्क्वायर सेंटीमीटर, और जो उनके बीच का एरिया है क्रॉस सेक्शन का वो 2 स्क्वायर सेंटीमीटर है, यानी कि ये आ गया हमारा एरिया, ये आ गया इलेक्ट्रोड के बीच का। वॉज फाउंड टू हैव ए रेजिस्टेंस ऑफ 200 ohms, तो रेजिस्टेंस जो है वो आ गई इसकी 200 ohm। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सोल्यूशन विल बी, अब इनको बताना क्या है, इनको बताना है कि भाई इसकी मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी। मोलर कंडक्टिविटी को डिनोट करते हैं ऐसे, लैम्डा एम से, कैपिटल लैम्डा होता है ये, और इसके साथ लगा देते हैं एम। ठीक है, तो यहाँ पे हमको वैल्यू निकालनी है। अब जैसे ही तुमको ये चीज़ पता चली, आपको यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या होनी चाहिए, ठीक, जो तुमको कैलकुलेट करके निकालनी है, ठीक, वो है तुम्हारी कि यहाँ पर तुमको निकालना पड़ेगा सबसे पहले सेल कांस्टेंट। अब इसको आप वैसे भी निकाल सकते हैं और हम वैसे डायरेक्ट वैल्यू रखकर भी इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन जैसे अगर हम यहीं पे बात कर रहे हैं तो सेल कांस्टेंट की मतलब होता है एक तरीके से सेल कांस्टेंट इक्वल टू होता है L/A के। Alright, तो if you know the value of the L/A then you can calculate it very clearly. Let's say अब यहाँ पर हम बात करते हैं रिलेशनशिप की, तो हमारा जो G स्टार है इसकी वैल्यू निकालने के लिए, या फिर हम इसकी डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे तो ये इक्वल टू आएगी कप्पा इक्वल टू L/A इंटू 1/R। वी नो कि वी हैव ऑल द वैल्यूज़, तो यहाँ पर क्या होगा, L की वैल्यू हमको दे रखी है, कितनी वैल्यू दे रखी है ऑलरेडी, दैट इज़ 4, और A की वैल्यू है 2 इंटू, और यहाँ पर आ जाएगा 200, दैट्स कम्स आउट टू बी K। क्लियरली हमारा आ गया, अगर हम इसकी वैल्यू देखें तो हमारे पास आता है 4/400, दैट्स कम्स आउट 1/100। ऑलराइट, अब बात चली थी कि हमको पता करनी है मोलर कंडक्टेंस, या मोलर कंडक्टेंस के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए, कंडक्टिविटी के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो दैट्स वाई मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है कप्पा, कंडक्टेंस इसको बोलते हैं कंडक्टेंस, 1000 कंसंट्रेशन, यानी कि जो भी मोलरिटी आई हो। अब कंडक्टेंस तो हमने निकाली, तो वो थी हमारी 100 इंटू 1000, हम ऊपर वैसे ही रखेंगे, और जो हमारा A था, जो हमने M जो निकाला था अपना स्टार्टिंग में, यानी कि जिसको हम कंसंट्रेशन बोल रहे हैं, मोलरिटी बोल रहे हैं, वो आ जाएगा 0.1। एक ज़ीरो से दूसरा ज़ीरो, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट गए, एक पॉइंट हटाएंगे तो 0 पड़ जाएगा, यानी कि मेरी मोलर कंडक्टेंस का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 100 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स, यानी कि ये जो ऑप्शन होगा वही हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर होने वाला है। तो अगर आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखें तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है बी वाला, दैट इज़ व्हाट योर करेक्ट ऑप्शन। तो इसके थ्रू आपको
आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। बस आपको फॉर्मूले का ध्यान हो, और अगर इन फॉर्मूलों की आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बेटर आंसर मिलने के चांसेस हैं, जो और भी ज़्यादा जल्दी आपको आंसर दे देंगे। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ यहाँ पर क्या करना है आपको, कह रहे हैं मैच द कॉलम 1 विद द कॉलम 2, मार्क अप्रोप्रिएट चॉइस। ओके, यहाँ पे कॉलम 1 है और ये रहा आपका कॉलम 2, क्लियरली आप देखें। इसमें क्या है, देखिए यहाँ पे दिखाई है उन्होंने एक रिएक्शन, अगर मैं क्लियरली बात करूँ तो ये है केमिकल रिएक्शन, और इस साइड दिखाया है इसका प्रोडक्ट, यानी कि इस रिएक्शन के थ्रू कौन सा प्रोडक्ट आपको मिलने वाला है, यहाँ पर ये क्लियरली बात की गई है। तो अगर हम यहीं पे इसकी बात करें तो आप देखें हाइड्रोलाइसिस ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इफ़ यू रिमेंबर, जब भी हाइड्रोलाइसिस किया जाता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो भी डाइजोनियम जुड़ा हुआ था ऊपर, अगेन वी नीड टू टेक वन शीट, ऑलराइट, इट इज़ समथिंग लाइक दैट। लेट्स से ये आपका बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है, N2Cl, इधर पॉजिटिव चार्ज होगा, इधर निगेटिव चार्ज होगा। जब आप इसका हाइड्रोलाइसिस करवाओगे, और वो भी कैसा हाइड्रोलाइसिस होता है, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस होता है नॉर्मली। जब हाइड्रोलाइसिस कराते हो गर्म पानी के साथ आप इसके, या सिर्फ गर्म पानी में भी डाल देते हो, तो ये खुद ही इतना अनस्टेबल है कि ये खुद ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ पर आपके पास जो प्रोडक्ट बन के आएगा वो ये आएगा, OH प्लस साथ में N2 और प्लस HCl। इस तरीके से क्या होता है, आपके प्रोडक्ट का यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है। तो अगर मैं देखूँ इसके पहले वाले का, तो ए का जो लास्ट ऑप्शन है वो है फोर्थ वाला, यानी कि अगर आपको ए वाले के साथ लेके जाना है किसको, फोर्थ वाले को। हमको पहला ऑप्शन मिल चुका है, तो हम पहले ऑप्शन का फोर्थ वाला देखते हैं कहाँ कहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे तो सिर्फ एक ही ऑप्शन दे रखा है, फोर्थ वाला, यानी कि आपका यही सा वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। अब दूसरे मैच करके देखना ज़रूरी है, तो क्योंकि जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत है नहीं। फिनॉल एंड मेथाइल क्लोराइड जब रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, इफ़ यू रिमेंबर देन आप इसको जानते होंगे, ये रिएक्शन है आपकी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ठीक। और फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या होता है कि बेंजीन रिंग के ऊपर हमेशा CH3 ग्रुप जुड़ जाता है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने फिनॉल ले रखा है, तो फिनॉल के साथ CH3 ग्रुप जुड़ेगा, और मोर स्टेबल जो कंपाउंड होगा इसका, या सबसे ज़्यादा स्टेबल जो प्रोडक्ट बन के आएगा जो होगा वो होगा पैरा वाला। तो इसका मतलब यहाँ से प्रोडक्ट बनेगा आपका पैराक्रेसोल। याद रखना पैराक्रेसोल के बारे में, मैं एक बार इसको अगर आप कहो तो मैं करके और दिखा देता हूँ, जिससे आपके लिए थोड़ी आसानी हो जाए। लेट्स से ये रहा आपका फिनॉल, ऑलराइट, और जब आप रिएक्शन करवाओगे किसके साथ, मेथाइल क्लोराइड के साथ, ठीक, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। इसकी पूरी डिटेल वीडियो मैं अलग से बनाकर दिखाऊंगा, ठीक, जिसके अंदर रिएक्शन की मैकेनिज्म वगैरह पे बात कर लेंगे। तो हमारे यहाँ पे दो प्रोडक्ट बन के आते हैं, एक प्रोडक्ट बनेगा जिसमें जो तुम्हारा CH3 है वो यहाँ लग जाएगा, और एक दूसरा प्रोडक्ट बनेगा जिसमें आपका CH3 लग जाएगा यहाँ पैरा पोजीशन पे। अब रिमेंबर कि ये जो होता है ये माइनर होता है, और ये जो होगा ये बनेगा आपका मेजर, ऑलराइट। इस तरीके से क्या करोगे, आप अपने प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लोगे। अब इस वाले को बोलते हैं, ये जो बन के आया है आपका यहाँ पर, इसको बोलते हैं ऑर्थोक्रोसोल, क्योंकि ये ऑर्थो पे मेथाइल ग्रुप जुड़ा है, दैट्स वाई ये ऑर्थोक्रोसोल होगा, और यहाँ पे पैरा पे जुड़ा है तो इसको बोलेंगे पैराक्रेसोल, ठीक। तो ये पैरा वाला मेजर है, दैट्स वाई हम मेन प्रोडक्ट जो मान के चलेंगे अपना मेजर ही मान के चलेंगे, ऑलराइट। तो इसका हो गया बी वाले का पहला, जैसा इसमें दिखा रखा है। अगला है रिएक्शन ऑफ सोडियम फिनॉक्साइड विद CO2। यू रिमेंबर द सोडियम फिनॉक्साइड रिएक्शन,
इन द सोडियम फिनॉक्साइड रिएक्शन व्हेन यू गो थ्रू द रिएक्शन व्हाट यू गेट, कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो हम बात करते हैं कॉल्वे रिएक्शन के अंदर, ठीक है। ये एग्जाम्पल है कॉल्वे रिएक्शन का। आई डू ऑल द रिएक्शंस, ऑल द नेम रिएक्शंस सेपरेटली विद द सेपरेट वीडियोस विद एग्जाम्पल, ठीक। और इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा हमेशा बनेगा सैलिसिलिक एसिड। फिर अगर हम फिनॉल की रिएक्शन करवा दें कॉन्सेंट्रेट HNO3 से नाइट्रिक एसिड से, तो प्रोडक्ट बनता है पिक्रिक एसिड, ठीक। ये पिक्रिक एसिड वही है जिसको आप अगर एक बार समझ लो, लेस से मैं यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ पिक्रिक एसिड को। पिक्रिक एसिड ये है, येलो कलर की फ्यूम्स निकलती हैं इसमें से, एंड इट इज़ एक्सप्लोजिव, ठीक। तो ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव भी होता है, ठीक। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल, ठीक। ट्राई नाइट्रो फिनॉल, ये क्या होगा, इसका नाम हो जाएगा। TNP भी बोलते हैं इसको वैसे, TNP, ठीक, TNP। इसी तरीके से कॉल्वे रिएक्शन में बनता था सैलिसिलिक एसिड, जिसकी हमने अभी बात की थी। तो सैलिसिलिक एसिड कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसे, ठीक है। ये कहलाता है हमारा सैलिसिलिक एसिड, ऑलराइट। सिमिलरली अगर इस सैलिसिलिक एसिड से ही क्या बनाते हैं, एस्पर्टिक या एस्प्रीन का फॉर्मेशन करते हैं मेनली, कुछ इस तरीके से। जब इसकी रिएक्शन करवाई जाती है, लेट्स से हम यहीं से करा देते हैं, तो यहाँ से कुछ ऐसी रिएक्शन होती है, ऑलराइट। और हमारे पास जो प्रोडक्ट बन के आता है वो कुछ ये बन के आता है। ये जो फॉर्मेशन हुआ है इसी को बोलते हैं एस्प्रीन। इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बाय द वे, इसको याद रखना आप बेहतर तरीके से, क्योंकि ये आपके आगे यूज़ आने वाली है। कहीं ना कहीं यू विल कम टू नो कि भाई ये कितनी इंपॉर्टेंट है, और इसकी इम्पोर्टेंस को ही आप बेस समझ के आगे की प्रिपरेशन करने वाले हो, ऑलराइट। तो वी वर समवेयर लाइक वी वर टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चंस। तो हमने ये दूसरा तीसरा क्वेश्चन कर लिया। तीसरे क्वेश्चन के बाद वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 4th, ऑलराइट। तो हियर इट इज़ क्वेश्चन नंबर 4th। What it is saying, by the way this question is still wrong, तो मुझको इसको करेक्ट करना है फर्स्ट। हो जाता है कभी कभी, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, ऑलराइट। तो इस तरीके से हम इसको फर्दर पढ़ेंगे। लेट्स से एज इट इज़ आस्क्ड कि भाई IUPAC नाम बताएं, देन वी नीड टू अंडरस्टैंड कि IUPAC नाम लिखने के लिए वी नीड टू गो थ्रू कि कहाँ पर हमारा फंक्शनल ग्रुप सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट होगा। तो 1 2 3 4 हमारे पास क्या हो गए, 4 हो गए, ठीक। अब अगर हम इसको नंबरिंग देते हैं तो लेट्स से हम यहाँ पर 2 नंबर पर आएंगे, तो हम बोलेंगे 2 क्लोरो, एंड देन हमारे 2 पे एक मेथाइल ग्रुप है, देन 3 ट्राई मेथाइल, और यहाँ पर 4 कार्बन हो गए हैं, दैट्स वाई इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। इट इज़ व्हाट द IUPAC नेम। अब नाउ व्हाट वी रियली नीड टू डू, वी नीड टू लुक फॉर द नेम इन द सेम ओवर हियर। व्हाट इट इज सेइंग, 3 क्लोरो 2,2,3 ट्राई मिथाइल ब्यूटेन, ठीक। तो अगर हम फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे तो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे क्या आ गया है, तीसरे नंबर पर आया, यानी कि उन्होंने नंबरिंग अपोजिट नंबर से की है, दैट्स वाई इट इज़ नॉट करेक्ट। वी नीड टू गिव प्रेफरेंस टू द क्लोरो फर्स्ट। देन व्हाट इट सेड, 2 टर्शरी ब्यूटाइल 2 क्लोरोप्रोपेन, दैट इज़ नॉट ऑल्सो नॉट करेक्ट। 1 क्लोरो 1 डाई मिथाइल जेन 2 ट्राई मिथाइल, ये तो यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन होनी चाहिए। तो लॉन्गेस्ट चेन जैसे ब्यूटेन यहाँ पर थी, ब्यूटेन यहाँ पर है। फिर 2 क्लोरो जैसा हमने लिखा था, और 2 फिर 3 ट्राई मिथाइल, जो 3 जो आया है क्योंकि वो तीसरे नंबर पर था, दैट्स वाई यहाँ पर 3 आएगा।
लेट्स से एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 3 क्यों आ रहा है, क्योंकि बिकॉज दीज आर 2 मिथाइल ग्रुप और फॉर द फर्स्ट इट इज़ द 2, तो दैट्स वाई कुछ क्वेश्चन का आंसर ऐसा होगा। लेट्स से वी हैव कंप्लीटेड इट, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन को आप एक बार ध्यान से देखें। व्हेन यू गो थ्रू द क्वेश्चन व्हाट यू नोटिस कि यहाँ पे पूछा है कि देखिए आपके पास कोई एक सोल्यूशन है, आई गॉट इट, हमारे पास एक सोल्यूशन है, सोल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट जिसको कंटेन करता है 92 ग्राम ऑफ सोडियम आयन। प्लीज़ सिर्फ और सिर्फ याद रखना यहाँ पे सोडियम आयन की बात की है पर किलोग्राम ऑफ वाटर, और वाटर के लिए बोला है पर किलोग्राम ऑफ वाटर, यानी कि 1 kg वाटर रहेगा। मोलैलिटी ऑफ द सोडियम आयंस इन दैट सोल्यूशन इन मोल पर केजी क्या होगी, यानी कि सिर्फ सोडियम आयन की मोलैलिटी क्या होगी ये बता देना है बस, ठीक। तो सिंपल यहाँ पे सिर्फ मोलैलिटी वाला फार्मूला यूज़ करना है, दैट्स इट। उसके अलावा हमको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ मोलैलिटी वाला फार्मूला यूज़ करना है जो इन्होंने बोला है। ऑलराइट, लेट्स टेक वन ऑफ द पेपर जहाँ पे हम इस चीज़ को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आई एम रियली सॉरी। ऑलराइट, इट टेक्स अ लिटिल बिट टाइम बट ऑफ कोर्स इतनी एफर्ट तो हमको लगाने ही पड़ेंगे। तो हमारे क्वेश्चन में जो पहली चीज़ है यहाँ पर वो बोली है उन्होंने कि लेट्स से कितने ग्राम है, यानी कि जो हमारा W2 दे रखा है, अगर सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर 92 ग्राम, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर W। इसी W2 को हम क्या मान के चल रहे हैं यहाँ पर, बेस मान के चल रहे हैं अपना मेनली, ठीक। अगर हम सोडियम के M2 की बात करें तो M2 होता है हमारा हमेशा 23 ग्राम पर मोल, सिर्फ अगर सोडियम की बात करेंगे तो, ठीक है। फिर उन्होंने बोला है उसका वेट, यानी कि W1 टोटल जो दे रखा है वो दे रखा है उन्होंने 1 kg। कीप द फॉर्मूला एज इट इज़, जैसा कि बोला गया है। अगर हम मोलैलिटी की बात करते हैं, एज इट इज़ आस्क्ड, इट इज़ ऑलवेज आस्क फॉर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन मास ऑफ 1 kg, या kg में मास जो भी होगा सॉल्वेंट का। लेट्स से नंबर ऑफ मोल्स की जगह पर हम यूज़ कर लेंगे यहाँ पे W2/M2 इनटू, और यहाँ पर आ जाएगा W इन, वो भी kg में, ठीक है। अब यहाँ पे W2 की जगह पे क्या रखना है, वैल्यू रखनी है जो है 92, M2 की जगह पे रखनी है 23, एंड देन यहाँ पे आ जाएगा 1 kg पर kg बात हुई थी 1 kg आ जाएगा। इस तरह से अगर हम 23 से डिवाइड करते हैं 92 को तो दैट इज़ गोइंग समथिंग लाइक 4 टाइम, तो हमारा जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए 4 मोलल, तो दैट वुड बी 4 मोलल, यानी कि हमारा ऑप्शन क्या होगा, बी वाला ऑप्शन यहाँ पर हो जाता है, जो क्लियरली इस चीज़ को मैच कर रहा है। डन। तो इस तरीके से क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन का आंसर बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, और जो भी आंसर होगा वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इट। नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपका लिया गया है अमीन वाले चैप्टर से, जिसमें टॉपिक होता है डायज़ोनियम सॉल्ट, ठीक। अब हम सब लोग जानते हैं कि जब भी एनिलीन की रिएक्शन कराई जाती है, एनिलीन रिएक्शन करता है सोडियम नाइट्राइट और HCl से, तो इनकी रिएक्शन के बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट बन के आता है वो बनता है डायज़ोनियम सॉल्ट, जो लुक्स समथिंग लाइक दिस। हियर द पॉजिटिव चार्ज and the Cl with negative charge. And now when this diazonium salt is react with this CuCN, जिसको बोलते हैं हम एक तरीके से सैंड मेयर रिएक्शन, सैंड मेयर रिएक्शन, देन क्या होगा, ये पूरा का पूरा ग्रुप हटेगा और बेंजीन के ऊपर क्या होगा, जुड़ जाएगा हमारा Cn। साथ में निकलेगा क्या, साथ में निकलेगा यहाँ पर KCl + N2। ऑलराइट, तो ये दोनों तो बाय प्रोडक्ट हो गए और ये आ गया हमारा मेन प्रोडक्ट। अब इसको हम लिख सकते हैं C6H5Cn, ये हमारा एक प्रोडक्ट
बनकर आने वाला है। अब यहाँ पर इसका ऑप्शन है हमारा ए वाला। तो इट वॉज द सिंपल आंसर। अगर आप इसके गो थ्रू जाएंगे तो यू विल गेट द आंसर। अगला है कन्वर्जन नॉन एज, यानी कि इस वाले कन्वर्जन के बारे में पूछा गया है क्या होगा। ये क्या है, एक रिडक्शन प्रोसेस है। क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है ये क्या है, रिडक्शन है। ठीक, बेरियम सल्फेट का यूज़ किया गया है प्लेडियम के साथ। ठीक, और ये पॉइजन की तरह काम करता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक एच इधर होगा, एक एच इधर होगा, बॉन्ड यहाँ से टूटेगा और एक एच जुड़ जाएगा इससे, जिससे ये बन के आएगा और साथ में निकल जाएगा HCl। ठीक है, तो ये हमारा बेंजल्डिहाइड बन के आता है। ठीक, और इस रिएक्शन का जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टेफन रिएक्शन नहीं है, गटरमैन कूच भी नहीं है, इटार्ड रिएक्शन भी नहीं है, रिएक्शन है ये रोजनमुंड रिएक्शन। यही इसका आंसर है। ओके, यहाँ पे पूछा है कि हीमोग्लोबिन, आप सब लोग जानते हैं हीमोग्लोबिन के बारे में। हीमोग्लोबिन पाई जाती है हमारे ब्लड में, और हिम प्रोटीन की ही वजह से क्या होता है, हमारे ब्लड का कलर कैसा होता है, रेड होता है। यानी कि जो हमारा ब्लड है उसके अंदर जो प्रोटीन पाई जाती है उसी प्रोटीन को बोलते हैं हम हीम प्रोटीन, जिसका नाम है हीमोग्लोबिन, और इसी की वजह से हमारे जो ब्लड का कलर होता है वो रेड होता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात चलिए कि ये प्रोटीन है, जैसे फॉर एग्जांपल क्या है, विटामिन है, नो। ये एंजाइम है, नो। ये कार्बोहाइड्रेट है, बिल्कुल नहीं है। ये क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन है जो कि हमारे ब्लड में पाई जाती है। अगला है एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ 2-ब्रोमोपेंटेन टू फॉर्म पेंटूइन। क्या बनाने वाली है, पेंटूइन बना लेती है। तो इन्होंने पूछा है यहाँ पर कि ये बताइए कि ये जो रिएक्शन दी हैं यहाँ पर कौन कौन सी रिएक्शन पॉसिबल हैं, या कहाँ कहाँ पर इन रिएक्शंस के साथ ये आता है। अगेन वी आर मूविंग विद द शीट। लेट्स से ये है तुम्हारा CH3 CH2 CH2 CH Br और यहाँ पर आ जाएगा CH3। ठीक, इसकी अगर इस साइड देखें तो ये बीटा कार्बन है और ये भी बीटा कार्बन है। अब यहाँ पे हो रहा है एलिमिनेशन, तो सिंपल सी बात है, एलिमिनेशन होगा तो या तो हाइड्रोजन यहाँ से जाएगी या फिर हाइड्रोजन यहाँ से जाएगी। ठीक, तो हम इसके अंदर जो मेजर प्रोडक्ट बनाएंगे, मेजर आएगा हमारा ये एक हाइड्रोजन, जैसे सपोज करो ये हाइड्रोजन है, तो ये दोनों हाइड्रोजन को निकाल दो, तभी क्या बनेगा, हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, मेजर प्रोडक्ट बनेगा। नाम क्या होगा इसका, इसका नाम होगा पेंटूइन, एज इट इज़ इन्फॉर्म्ड कि भाई कहाँ यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट कौन सा बन रहा है, पेंटूइन बन रहा है। तो देखो यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है, जहाँ से हाइड्रोजन आपने निकाला है अभी, अगर हम उसी की बात करें तो वो जो हाइड्रोजन है वो आपने निकाला है इसकी बीटा पोजीशन से। कहाँ से, बीटा पोजीशन वाले कार्बन से। दैट्स वाई इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ बीटा एलिमिनेशन। ऑल्सो जो प्रोडक्ट बनाया है वो कहता है कि भाई मोर सब्स्टिट्यूटेड जो एल्कीन बनेगी वो मोर स्टेबल होगी। जैसा कि आप इसके अंदर देखेंगे तो आपका जो निकला है प्रोडक्ट, उसकी वजह से जो बनने वाला प्रोडक्ट आया वो बना है मोर सब्स्टिट्यूटेड, तो ये भी करेक्ट है। फिर बोल रहे हैं डी हाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन, यानी कि इसमें हाइड्रोजन भी निकला हो और हेलोजन भी निकला हो, तो हेलोजन Br निकलता है और साथ में हाइड्रोजन भी निकलता है, दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट। फिर यहाँ पे बोल रखा है उन्हें डीहाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब जो होता है रिमूवल ऑफ वाटर होता है, रिमूवल ऑफ वाटर। क्या यहाँ पे वाटर निकल रहा था? ऑफ कोर्स नहीं निकल रहा था। यहाँ पर क्या हो रहा था? रिमूवल ऑफ HBr। ठीक है, तो हमारा अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इस हिसाब से हमारा ABC करेक्ट है, यानी कि दैट्स मीन हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये हमको इसका आंसर यहाँ से मिल जाता है। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यू विल फाइंड आउट कि क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है कि मरकरी इज़ द ओनली मेटल विच इज़ लिक्विड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड,
यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे मरकरी सिर्फ और सिर्फ सिंगल एटम है या सिंगल मेटल है जो क्या होती है, लिक्विड स्टेट पे रहती है। ठीक है, तो मरकरी इज़ द ओनली मेटल विच इज़ लिक्विड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड विच इज़ ड्यू टू इट्स। ये किस वजह से है, दे आर आस्किंग फॉर द रीज़न, इसका रीज़न बताओ। तो बेटा देखें, इसका हाई वेपर प्रेशर होता है 9 जी, हाई एटॉमिक वेट होता है, तो बहुत सारी चीज़ों का हाई एटॉमिक वेट होता है। लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है, नहीं, लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल अगर किसी चीज़ का होता है तो ऑफ कोर्स इट विल ट्राई टू बी इन सॉलिड स्टेट। ठीक, वेरी हाई आयोनाइजेशन एनर्जी एंड वीक मेटेलिक बॉन्ड, ये करेक्ट है कि इनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है इस, और साथ में वीक मेटेलिक बॉन्ड पाए जाते हैं, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेंगे नहीं तो उनके बीच में अट्रैक्शन कैसा आएगा। ठीक, जब अट्रैक्शन नहीं आएगा तो वो क्या करेंगे, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये सा वाला नेचर, यानी कि वो चीज़ें आपको लिक्विड स्टेट में आती हुई नज़र आएंगी। ठीक है, ओके। आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट बाय ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, यानी कि फॉलोइंग रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट बाय बताएं। ठीक, देखिए यहाँ पर आप देखें तो ये CHCl3 और साथ में लिया है इन्होंने एल्कोहलिक QH और साथ में इसको हीट भी कर रहे हैं। ठीक, जब आप इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास बन के आएगा X, और X का कराया है हाइड्रोलाइसिस, जिसके बाद प्रोडक्ट बन कर आ रहा है Y। ठीक, तो अगर हम इस रिएक्शन को ध्यान से देखें तो सबसे पहले जो मेरे पास यहाँ पर प्रोडक्ट बन के आ रहा है वो प्रोडक्ट बन के आ रहा है ये। ऑलराइट, जब हम फर्दर इसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो फर्दर हाइड्रोलाइसिस कराने पर आपको जो प्रोडक्ट बनेगा वो बन जाएगा आपका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कराने पर यहाँ पर OH जुड़ जाएगा और यहाँ पर जुड़ जाएगा CHO। ठीक, इस तरीके से जो प्रोडक्ट बन के आया इसको बोलते हैं हम यहाँ पे सैलिसल्डिहाइड। ऑलराइट, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, सैलिसल्डिहाइड बोलते हैं। और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं आप जानते हैं, इस रिएक्शन को बोलते हैं रीमर-टीमन रिएक्शन। क्या बोल देंगे, रीमर-टीमन रिएक्शन। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। नहीं जी, ये भी नहीं बनने वाला, ये भी नहीं बनेगा और ये भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, वाई के हिसाब से रीमर-टीमन रिएक्शन है, दैट्स वाई प्रोडक्ट वो रहेगा। ऑलराइट, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज इट। पहला ऑप्शन दिया है ऑप्शन ए, दैट इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या होता है, तो ऑस्मोसिस जब चैप्टर पढ़ते हो, पहला चैप्टर है आपका सोल्यूशन 12th में, उसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो उसमें होता है कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पास थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन टूवर्ड सोल्यूशन साइड, यानी कि हमेशा लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है, उसे ही हम ऑस्मोसिस कहते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन हो गया थर्ड वाला। ठीक, ए का क्या है, थर्ड है। अब दूसरी कहानी आती है हमारे दूसरे ऑप्शन की, दैट इज़ रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है, प्रोसेस उल्टी हो जाएगी। तो अब क्या होगा कि अब जो सॉल्यूशन है उधर से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ट्रैवल करेंगे और वो किधर पहुंच जाएंगे, वो चले जाएंगे आपकी हाई कंसंट्रेशन से हम मूव करके लो कंसंट्रेशन की तरफ पहुंचेंगे। तो बी वाले का हो गया पहला। ठीक, तो ए का थर्ड, बी का पहला। अगर उस हिसाब से अगर हम ऑप्शन देखें यहाँ पर, ए का थर्ड यहाँ पर भी है और ए का थर्ड यहाँ पर भी है, बी का फर्स्ट यहाँ पर भी है और बी का फर्स्ट यहाँ पर भी है, तो दैट्स मीन ये दोनों ऑप्शन तो इनकरेक्ट है। अब हम फाइंड आउट करते हैं कि अब जो बाकी के हैं उसके अंदर से हमारा ऑप्शन कौन सा रहने वाला है। ठीक, तो अगर हम इस क्वेश्चन के अंदर देखें, अब हमारा जो अगला आता है वो आता है इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस, यानी कि जो तुम्हारी प्रोसेस है इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस की, उस इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस के अंदर जो भी आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, ठीक, अब उसके अंदर रिएक्शन कैसी होगी। तो जब भी हम इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि डिस्पर्जन मीडियम के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करने लगते हैं। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस, तो इसका पॉइंट होना चाहिए फोर्थ वाला। अब अगर हम इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात करें तो हमारे पास पॉइंट बचता है
The movements of the charged colloidal particles under the influence of applied electronic potential toward the oppositely charged electrodes. यानी कि ये सा वाला जो ऑप्शन आएगा हमारा लास्ट वाला, that will goes to on second. So that's why we are here for the option number 4, यानी कि जो हमारा आंसर होने वाला है 12th वाले का, दैट विल बी ऑप्शन नंबर 2 क्लियरली, ठीक, क्योंकि सेकंड ये आ गया, इस हिसाब से हमारा आंसर रहेगा। तो जब भी इलेक्ट्रोऑस्मोसिस की बात हो तो डिस्पर्जन मीडियम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी इफ़ेक्ट की वजह से पार्टिकल अपोजिट इलेक्ट्रोड की ओर मूव करते हैं, दैट इज़ व्हाट वी स्टडी देयर। ओके, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इन्होंने पूछा सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस कराने पर हमको क्या प्रोडक्ट मिलेगा, व्हाट प्रोडक्ट वी विल गेट व्हेन वी डू हाइड्रोलाइसिस ऑफ ग्लूकोज। अब अगर हम बात करते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ ग्लूकोज, तो सुक्रोज, तो सुक्रोज को हाइड्रोलाइसिस कराने पर हमको एक तो मिलता है ग्लूकोज और दूसरा मिलता है फ्रुक्टोज। तो देखो यहाँ पे भी ग्लूकोज दिया है, यहाँ पर भी ग्लूकोज दिया है, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। फिर यहाँ पे फ्रुक्टोज दिया है और यहाँ पे फ्रुक्टोज दिया, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो हमारे पास अब बचा कि ग्लूकोज और ये फ्रुक्टोज, ये फिर से ग्लूकोज और ये फ्रुक्टोज। अब कंडीशन क्या समझनी है हमको, समझो कि हमको ये पता करना है कि कौन सा ग्लूकोज होगा और कौन सा फ्रुक्टोज होगा। तो हमेशा याद रखना कि इसके अंदर सुक्रोज के अंदर जो अल्फ़ा डी ग्लूकोज होता है और बीटा डी फ्रुक्टोज होता है, तो दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो जब तुम 13 का ऑप्शन देखोगे तो वो क्या होगा, सी वाला होगा, ठीक। तो याद रखना हमेशा सुक्रोज के अंदर अल्फ़ा ग्लूकोज होगा और बीटा फ्रुक्टोज होगा। लेट्स से वी आर नाउ ऑन क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कह रहे हैं कि भाई ये रिएक्शन करानी है आपको और रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बनकर आएगा वो क्या होगा ये बताना है, ठीक। देन अगेन वी नीड टू टेक वन ऑफ शीट, ऑल राइट, ओके। हियर लेट्स से आपके पास ये था बेंजीन रिंग, यहाँ पे जोड़ा है CN, ट्रिपल बॉन्ड N, और आप रिएक्शन करवा रहे हो क्लियरली इसकी CH3 Mg और Br से, ऑलराइट। हम क्लियरली जानते हैं कि ये बॉन्ड होता है पार्शली पॉजिटिव और ये होता है पार्शली निगेटिव। तो बॉन्ड इस तरफ टूट के अटैक करेगा इस जगह पे, बिकॉज ये क्या है यहाँ पे पार्शली पॉजिटिव और ये पार्शली निगेटिव है। जैसे अटैक करेगा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाएंगे इधर, और जैसे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करते हैं हमको मिलता है कुछ ऐसा प्रोडक्ट, CH3 डबल बॉन्ड N निगेटिव, और निगेटिव के पास आ जाएगा Mg पॉजिटिव Br। अब क्या करना है, इसका कराना है हाइड्रोलाइसिस। तो जब तुम इसका हाइड्रोलाइसिस कराते हो देन व्हाट यू गेट, लेट्स सी, जब तुम हाइड्रोलाइसिस करवाते हो एसिड के इफेक्ट में तो कुछ ऐसा होता है कि दोनों के दोनों हाइड्रोजन तो चले जाते हैं नाइट्रोजन के साथ, ठीक, क्योंकि इस पे निगेटिव चार्ज है, और ऑक्सीजन चली जाती है कार्बन के साथ, ठीक। तो अगर एक तरीके की बात करें यहाँ पर हम, तो हमको कुछ ऐसा दिखाई देगा, और साथ में निकला क्या है, साथ में निकला है हमारा Mg, एक तरफ जुड़ा है इससे NH2 और एक तरफ जुड़ा है Br आयनिक बॉन्ड के थ्रू, और ये जो प्रोडक्ट बन के आया है हमारा इसको बोलेंगे हमें एसिटोफिनॉल, ठीक। तो अगर आप यहाँ पर देखते हो कि आपका प्रोडक्ट कौन सा होगा, साथ में मिथाइल ग्रुप ये जहाँ लगा था वहीं पे लगा रहेगा, तो दैट्स वाई इससे हमको कोई कुछ भी करने की ज़रूरत है ही नहीं। तो हमारा जो प्रोडक्ट बन के आया वो प्रोडक्ट बन के आया ये, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ओके। नाउ लेट्स सी, मैं अक्सर अपने स्टूडेंट से बोलता हूँ जब इस तरह का क्वेश्चन आता है मीन वाला, कि इसमें एक ऑर्डर याद रखना हमेशा कि सबसे कम बेसिसिटी होती है एरोमेटिक अमीन की, एरोमेटिक अमीन की जो बेसिसिटी होती है दैट इज़ द लीस्ट, देन फिर अमोनिया आता है और फिर आते हैं एलिफेटिक, ठीक, एलिफेटिक अमीन्स।
और एलिफेटिक अमीन्स के अंदर अगर हो, लेट्स से यहीं पे देख लेते हैं, अगर मेथाइल ग्रुप लगा हो, ठीक, देन यू नीड टू रिमेंबर द कि सीक्वेंस क्या होगा। तो उसके सीक्वेंस के लिए आपको याद रखना है कि हमेशा सीक्वेंस होता है 2 1 3। अंडरस्टैंड? सबसे ज़्यादा किसका होगा? अगर हम इसी सीक्वेंस में लगाएं तो 2 डिग्री की अमीन, फिर आएगा 1 डिग्री का, और फिर आ जाएगा 3 डिग्री का, अगर हम बात कर रहे हैं वेपर की। लेकिन अगर यहाँ पर ग्रुप आ जाए एथाइल, तब सीक्वेंस हो जाएगा इसका 2 3 1। यानी कि अब तुमको मान के चलना है कि सबसे ज़्यादा बेसिसिटी 2 की, फिर 3 की, और फिर 1 की होगी। अब यहाँ पर कंडीशन जो भी हमारी सेटिस्फाई करे उसे हम देख लेते हैं। ठीक, पहली कंडीशन में देखो अमोनिया से ज़्यादा दिखा रहा है किसकी? एरोमेटिक अमीन की, तो कैंसिल हो जाएगा ये। यहाँ पर ये देखें, ये एरोमेटिक अमीन है, फिर उसके बाद अमोनिया है, फिर यहाँ पर 3 डिग्री है, फिर यहाँ पर 2 डिग्री है, और फिर यहाँ पर 1 डिग्री। तो ऐसा नहीं होगा, हमको याद रखना है कि हमारा 2 डिग्री सबसे लास्ट में आएगा। ठीक, और एथाइल ग्रुप है तो दैट्स वाई हमको ये भी याद रखना है कि 3 डिग्री एथाइल के बाद आएगा। ठीक, तो फिर एरोमेटिक आ गया, फिर अमोनिया आ गया, फिर प्राइमरी आया, फिर टर्शरी आया, और फिर सेकेंडरी आया। क्या हम अपनी रिक्वायर्ड जो कंडीशन है उसको मीट कर पा रहे हैं? तो ऑफ कोर्स यहाँ पर जो थर्ड वाला है यही इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। ऑल राइट, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। और इस क्वेश्चन के अंदर हमको क्या करना है ये हम देखने की कोशिश करेंगे। ऑल राइट, तो लेट मी गेट अ शीट। ये हमारे पास शीट आ चुकी है। ऑल राइट, let's begin with the question. How many coulombs of electricity will be required? coulombs मतलब they are asking कि how many coulombs Q electricity is required to deposit इतने ग्राम ऑफ Cu। यानी कि आपको जो W चाहिए है, वेट चाहिए, वो 0.6354 ग्राम चाहिए। ऑलराइट, क्या करना है? ऑफ Cu करना है। ठीक, तो अब Cu के लिए मोलर मास जो होता है वो हमेशा होता है 63.54 ग्राम पर मोल। ऑलराइट, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? हमेशा होती है इसकी 2, तो N बराबर आ जाएगा इसका 2। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और रिक्वायरमेंट होती है, वो होती है F। F की जगह पर हम यहाँ पर यूज़ करेंगे 96500 कूलाम पर मोल। हर मोल के लिए इतने कूलाम चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी। ऑलराइट, लेट्स बिगिन। इस डेटा का यूज़ करना है हमको क्वेश्चन सॉल्व करने में। अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ फ्राइडे की बात करें, फर्स्ट लॉ ऑफ फ्राइडे, व्हाट इट सेज। फर्स्ट लॉ ऑफ फ्राइडे कहता क्या है, पहले ये समझने की ज़रूरत होती है हमको। फर्स्ट लॉ कहता है कि भाई देखो, जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी तुम सप्लाई करोगे ना, वो सारी की सारी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होगी उस स्पेसिफिक एलिमेंट के मास को डिपॉजिट करने के लिए। ठीक है, तो वो डायरेक्टली कूलाम के प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि W प्रोपोर्शनल टू होता है कितना कूलाम चार्ज आपने ट्रांसफ़र किया। ठीक, अब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी हटा के हम एक कांस्टेंट ले लेंगे। जब हम कांस्टेंट लेंगे तो इस कांस्टेंट की वैल्यू अगर मैं मान के चलूँ तो ये होती है M अपॉन मोलर मास अपॉन N, और यहाँ पर आ जाएगा F। ऑलराइट, तो W इक्वल टू आ गया मेरे पास M Q अपॉन NF। मुझको पता क्या करना है, मुझको पता ही करना है Q। तो मैं Q को क्या करूँगा, Q को छोड़ूंगा यहीं पे, और मैं W इंटू N इंटू F डिवाइड बाई M से मल्टीप्लिकेशन करा दूँगा। लेट्स बिगिन। उन्होंने कितना W दिया था, तो मेरे पास W दिया था उन्होंने 0.6354 इंटू N कितना है 2 है,
और ये कितना है, वो 96500 है अगर की एक्यूरेट वैल्यू लेनी है तो। m कितना है, वो है 63.54। ऑलराइट, इसके 2 ज़ीरो हटाकर मैं पॉइंट यहाँ पर ले लेता हूँ और इसके दोनों ज़ीरो यहाँ से मैं कैंसिल आउट कर देता हूँ। क्या ये दोनों अब एक जैसे दिख रहे हैं, ये और ये? तो मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूँगा। अगर मैं w को यहाँ रखूँ और 2 की मल्टीप्लिकेशन करूँ 5 से तो 10 आएगा, तो 0.1 आ गया। फिर 2 की 6 से करूँगा तो 12, 1 13, फिर 1 आ गया। फिर 2 की 9 से करूँगा तो 18 और यहाँ पर आ गया 19। ये क्या है, कूलम्ब। ये है मेरा आंसर। ये कितनी इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होगी, तो इतने कूलम्ब रिक्वायर्ड होगी, जो कितनी है 1913, यानी कि ऑप्शन है मेरा सीधा सी। ऑलराइट, तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ी प्रैक्टिस लगती है, अगर नहीं लगेगी या आप नहीं करेंगे तो फिर क्वेश्चन करने में मज़ा भी नहीं आएगा। ऑलराइट, तो आपको यहाँ पर ये तो मेहनत करनी ही पड़ेगी, क्योंकि इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। बाकी तुम फाइंड आउट कर सकते हो, ऑप्शन यही है तो मेहनत भी ऐसी ही होगी। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन काफ़ी डिटेल्ड और काफ़ी बेटर क्वेश्चन है। इसके लिए मुझे थोड़ी साइट की ज़रूरत पड़ेगी, तो दैट्स वाई मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, ओके। What it is asking for, or what kind of answer it is looking for in question number 17. Alright, the isomer of C5H13N, they are saying कि आपके पास C5H13N है, जिसको आपने रिप्रेजेंट किया है A से। ठीक, इसके आइसोमर की बात चल रही है। कह रहे हैं ऑन रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड गिव 2 मेथाइल 2 ब्यूटानॉल। प्रोडक्ट देता है, जैसे ही तुम इसकी रिएक्शन करवाओगे तो ये आपको प्रोडक्ट देगा क्या, 2 मेथाइल 2 ब्यूटानॉल, ये प्रोडक्ट दे देता है। द आइसोमर बी ऑन रिएक्शन विद, ये एक ही कहानी चल रही थी, अब बात करते हैं हम आइसोमर बी की। तो अगर बी की कहानी करते हैं हम, तो बी की रिएक्शन करवाएं अगर हम एसिटिल क्लोराइड से। इनका कहना है कि अगर आप इसकी रिएक्शन करवा दो एसिटिल क्लोराइड से, जो कि ऐसी होगी। ठीक, तो एसिटिल क्लोराइड से रिएक्शन करवाने पर आपको मिलेगा एन एथाइल एन आइसोप्रोपाइल एसिटामाइड। एन एथाइल एन आइसोप्रोपाइल एसिटामाइड आपको प्रोडक्ट मिलने वाला है। यानी कि आपका प्रोडक्ट क्या होगा, एन एथाइल एन आइसोप्रोपाइल एसिटामाइड। ऑलराइट, देन आते हैं ये सी वाले पे और बोलते हैं कि भाई सी वाले की कहानी कुछ ऐसी है। वेयर एज द आइसोमर सी गिव्स नो रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड, विच ऑफ द फॉलोइंग आर। कह रहे हैं कि ये एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन नहीं करता, एनहाइड्राइड से रिएक्शन नहीं करता, तो नो रिएक्शन। वाओ, why it is important to get into so much detail. all right, देखिए अगर हम बात करें पहले क्वेश्चन की, जो इसने बोला है 2 मेथाइल। ठीक, अगर हम यहाँ पर बात करते हो, alright, it becomes too much thick now.
ओके, 2 मेथाइल 2 ब्यूटानॉल, यानी कि अगर हम बात करते हैं ब्यूटानॉल की तो यहाँ पर होगा हमारे पास CH3 CH2 और यहाँ पर होगा CH, लेट मी मेक इट मोर करेक्ट, ठीक है। यहाँ पर आएगा OH और यहाँ पर आएगा CH3 और एक CH3 आ जाएगा इस तरफ, क्लियरली दिख पा रहा होगा, ठीक। कुछ ऐसा प्रोडक्ट बन के आया है। जब भी हम रिएक्शन करवाते हैं किसी की भी HNO2 से, ठीक, तो कोई भी अमीन जब रिएक्शन करती है इसके साथ, तो जो भी तुम्हारा प्राइमरी अमीन होगा, एलिफेटिक अमीन होगा, वो हमेशा देता है अल्कोहल, यानी कि NH2 की जगह पर हमेशा जाकर जो प्रोडक्ट जो जुड़ता है वो OH होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो हम अगर इसके आइसोमर की बात करें तो लेट्स से इसके आइसोमर के केस में हमारा जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो अगर ये है तो हमारा जो रिएक्टेंट होना चाहिए वो होगा ये, तो हमारा A जो है वो ये है, ऑलराइट, A ये आ गया। फिर अगर हम इसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, इन्होंने दिया है कि N आइसोप्रोपाइल एसिटामाइड बन के आ रहा है, तो दैट्स मीन यहाँ पर अगर ये ऐसा है तो यानी कि ये कैसा होगा, ये कुछ ऐसा होगा कि आपके पास C2H5 है जो जुड़ा है N से, और N से ऑल्सो जुड़ा है यहाँ पर, लेट्स से अगर मैं इसको आइसो करके बनाऊंगा तो आइसो करके मैं कुछ ऐसे बनाऊंगा, ऑलराइट, आइसोप्रोपाइल, और इसके साथ फिर जुड़ा है इस तरफ एसिटामाइड, तो एसिटामाइड कुछ ऐसा दिखता है, ये प्रोडक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि रिएक्शन के बाद ये प्रोडक्ट बना है तो इसका रिएक्टेंट कुछ ऐसा होगा। फिर B की अगर हम बात कर रहे हैं तो B शुड बी लाइक दिस, समथिंग लाइक दैट, ऑलराइट, और यहाँ पे जुड़ा होगा मेरा H। तो जब रिएक्शन हुई होगी तो ये से वाले इलेक्ट्रॉन गए होंगे, अटैक किया होगा यहाँ पे, ये ऊपर गया होगा, ये नीचे और ये बाहर, इस तरीके से फिर ये क्लोरीन जो है इस वाले हाइड्रोजन को खा लिया होगा, तो दैट्स वाई हमारा प्रोडक्ट बन के आया होगा ये, तो ये होगा इसका आइसोमर, ठीक। लास्ट में अगर हम देखें तो कह रहे हैं कि एसिडिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कर ही नहीं रहा है, तो ना करने का जो मेन रीज़न है वो है कि ये जो अमीन है ये टर्शरी है फिर, ठीक, जो रिएक्शन नहीं कर रहा है, दैट्स वाई, क्योंकि ये क्या होगा फिर यहाँ पर ये टर्शरी रहा होगा पक्का। तो कुछ ऐसी कंडीशन होगी कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने थे, 5 थे, दैट्स वाई CH3 और ये होगा C2H5 या समथिंग लाइक दैट, ठीक। तो ये जब टर्शरी होगा तो टर्शरी क्या करते हैं, एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन नहीं करते, तो C वाला ये कंडीशन हमारे पास ऑन होके आ जाती है। नाउ वी नीड टू चेक द क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन वी अंडरस्टैंड कि भाई हम कितने क्लोज थे अपने क्वेश्चन के। अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो ऑफकोर्स आप बहुत ज़्यादा क्लोज पहुंच ही जाओगे, ठीक। तो मैं पहले देख लेता हूँ कौन कौन से ऑप्शन हमारे इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं। ऑलराइट, लेट्स सी, पहला वाला ऑप्शन देखिए, कह रहे हैं 2 मेथाइल 2 ब्यूटानामीन, 2 मेथाइल और साथ में ब्यूटानामीन है, तो दैट्स वाई इसके अंदर अगर हम इस चीज़ को देखने की कोशिश करेंगे तो आप देखें हमारा यही तो ऑप्शन था, 2 अमाइन 2 ब्यूटानामीन, तो चलो ये तो करेक्ट है। फिर दिया है एन एथाइल 2 प्रोपेनामाइन, एन एथाइल और 2 प्रोपेनामाइन, ये भी करेक्ट है फिर तो, क्योंकि यही हमने बनाया है उधर, ठीक। फिर लास्ट में आया है एन एथाइल, ठीक है, एन मेथाइल, फिर एथेनामीन, ये भी करेक्ट है, यानी कि ये हमारा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यानी कि इसका ऑप्शन जो होगा ए ही रहा होगा, और दैट इज़ द मस्ट कंडीशन, ठीक। जैसे यहाँ पर भी ये ऑप्शन तो इसका ये भी करेक्ट है, लेकिन अगर हम इस चीज़ को देख रहे हैं, ये सी वाली जो चीज़ है इसमें इन्होंने यहाँ पे यूज़ किया है ब्यूटेनामाइन, जो कि उसके मुताबिक हमारी सीरीज़ के मुताबिक नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पर ये सवाल तो ठीक आ गया है, वैसे ये ठीक है, लेकिन इसको देखना चाहिए फिर, तो यहाँ पे ब्यूटेनामाइन यूज़ कर लिया है, जो चाहिए हमको था प्रोपेनामाइन, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर डी वाला जैसे गलत हो जाएगा, ऐसे यहाँ पर इन्होंने इसको फिर ठीक बोला है, लेकिन यहाँ पे मेथाइल ग्रुप की जगह एथाइल कर दिया है, यहाँ पे भी हमारा एथाइल ही था तो यहाँ पे ये मेथाइल आ गया, फिर ये गलत हो गया फिर यहाँ पर,
ठीक। तो आपको बड़ा क्लियरली डिसीजन लेने पड़ेंगे, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन होने लगती है ऐसे क्वेश्चनों को देख देख के, थोड़ा थकन सी महसूस भी होती है, लेकिन मजबूरी है, करना है, क्योंकि कोई और चॉइस है ही नहीं। आपको अगर एडमिशन लेना है किसी अच्छे कॉलेज में तो ऑफ कोर्स आपको इसके साथ करना ही पड़ेगा। ठीक। द नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दैट आई टॉट देम, एक्चुअली वो कुछ अच्छे कॉलेजेस से उन्होंने किया है और वो अभी कर रहे हैं। ठीक। तो अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड इंक्वायरी करनी है या परमिशन किसी बच्चे वगैरह से बात करके कुछ पता करना है तो यू कैन आस्क मी, आई विल मैनेज टू हेल्प यू इन दैट बाय द वे, जिससे तुमको अच्छी इन्फॉर्मेशन होगी तो आप बेटर तरीके से चीज़ों को कर पाओगे। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक अच्छे कॉलेज का डिसीज़न लेना इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर एनीवन। ओके, यहाँ पे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, जिसमें इन्होंने बोला है कि भाई ये बताना है कि कौन कौन सी टाइप की रिएक्शंस हैं। एक्चुअली ऐसे क्वेश्चन ना जब आप बहुत पहले वाले पेपर देखेंगे ना तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। उन क्वेश्चंस को अगर आप ठीक से करो तो मैंने ऐसे क्वेश्चन ना देखे हैं जब जेई का एग्ज़ाम होता था मैन वगैरह का, तो पहले ऐसे क्वेश्चन आते थे जिसमें वो केमिकल इक्वेशन देते थे। ठीक। अभी कुछ साल पहले में कुछ क्वेश्चन नए तरीके का आने शुरू हुए तो उन्होंने क्या दिया, केमिकल रिएक्शन दी और बोले कि भाई अगर ये केमिकल रिएक्शन है तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो ऐसा होगा, तो क्या तुम रिएक्टेंट यूज़ करोगे जिसके अंदर ऐसा प्रोडक्ट आ जाए। तो फिर उन्होंने प्रोडक्ट देने लगे तो रिएक्टेंट पूछने लगे। तो चीज़ें चेंज हो रही हैं टाइम के साथ। अब ये जेई के जो बहुत पहले क्वेश्चन हुआ करते थे, अब वो क्वेश्चन वो इस तरीके से पूछने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। ऑलराइट, लेट्स से ये पहली रिएक्शन आप देखो तो इस रिएक्शन को हम जनरली बोलते हैं वुड्स फिटिंग रिएक्शन। तो वुड्स फिटिंग रिएक्शन ये आ गई, जिसमें एक एरोमेटिक होती है और एक एलिफेटिक होती है, जिसको हम सोडियम के साथ कराते हैं ड्राई ईथर के अंदर, तो इसको वुड्स फिटिंग रिएक्शन बोलते हैं। ये जो रिएक्शन है जिसके अंदर हम दोनों ही एरोमेटिक ले रहे हैं, इसको बोलते हैं हम फिटिंग रिएक्शन। ठीक। ये है सोडियम का डाइजोनियम सॉल्ट और यहाँ पर आ गया हमारा Cu2Cl2, ये सैंड मेयर रिएक्शन है, तो ये सैंड मेयर का एग्जाम्पल है। ठीक। फिर यहाँ पे लिया है आपने NaI और यहाँ पे लेते हैं हमेशा ड्राई एसीटोन। ठीक। ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में होती है रिएक्शन हमेशा, तो जिसमें Cl हट के आयोडीन लग जाएगा, इसको बोलते हैं फिन क्लिस्टन रिएक्शन। तो यहाँ पर ये आ जाएगी आपकी फिन क्लिस्टन रिएक्शन। लेट्स से अगर ऑप्शंस के थ्रू जाएँ तो हमको ऑप्शंस में हम देखें इस चीज़ को तो यू विल फाइंड आउट कि इस क्वेश्चन के ऑप्शन जो होगा आपका वो आ जाएगा तुम्हारा बी वाला। ए का सेकंड था ऑफ कोर्स, और बी का फर्स्ट था, सी का फोर्थ था और डी का थर्ड था। इट इज़ ऑलराइट। नाउ वी आर फ्रॉम द थ्योरी पार्ट, दैट इज़ दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम द बायोमोलिक्यूल। ठीक। तो बायोमोलिक्यूल का लास्ट चैप्टर होता है 10th के अंदर, वहीं से है। इन डीएनए द कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस आर, डीएनए के अंदर कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस कौन कौन से होते हैं, यानी कि जो तुम पढ़ते हो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें यहीं पे तो तुमको पता होगा कि हमारे पास डीएनए के अंदर एक तो एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है और थायमिन होता है। ठीक है, कुछ ऐसा होता है। हमेशा याद रखना है तुमको कि यहाँ पर ये जो दोनों हैं, ठीक, और ये दोनों हैं, एक दूसरे से क्रॉस पे लिख लो, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन। ठीक है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। अब यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पे दे रखा है इन्होंने यूरेसिल, तो यूरेसिल तो भाई डीएनए में होता ही नहीं है, या तो आरएनए में होगा। ठीक। तो ये यहाँ पे निकल जाएगा। यहाँ पे भी इन्होंने यूरेसिल दे रखा है, तो दैट्स वाई ये भी यहाँ पर निकल जाएगा। ठीक है। अब हमारे पास बचा एडेनिन ग्वानिन के साथ है और थायमिन साइटोसिन के साथ है। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन हमारा रहा ही नहीं यहाँ पे, तो ये भी निकल गया। फिर अगर हम देखें इसमें तो हमारा फिर एडेनिन थायमिन के साथ आ गया और गुआनिन आ गया साइटोसिन के साथ। दैट्स द करेक्ट ऑप्शन। ऑलराइट, नाउ वी आर टू द 20 क्वेश्चन। कह रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्वा सोल्यूशन विल एग्जिबिट हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। देखिए, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात आई है तो जब भी हम बात करते हैं इसके अंदर तो हमको एक चीज़ ध्यान रखनी है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट के बॉइलिंग पॉइंट जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो जैसे नंबर ऑफ़ मोल्स बढ़ेंगे, ठीक, नंबर ऑफ़ मोल्स बढ़ते हैं, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स बढ़ते हैं, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स बढ़ते हैं, जिसके नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे वही क्या करेगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी शो करेगा, यानी कि उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा,
ज़्यादा होगा। अब लेट्स से नंबर ऑफ़ पार्टिकल की बात करें तो NaCl के अंदर जब यहाँ पर NaCl का ऑप्शन ही नहीं है, यहाँ पर दे रखा है Na2SO4, तो यानी कि 2 तो सोडियम हो गए और 1 सल्फेट हो गया, टोटल मॉलिक्यूल हो गए 3। इस 3 की मल्टीप्लिकेशन करा दो इसके साथ तो आंसर आ जाएगा 0.03। ठीक, फिर यूरिया है, यूरिया क्या है, अनडिसोसिएटिव पार्टिकल होता है तो ये तो सेम रहना है। ऐसे ग्लूकोज भी डिसोसिएट नहीं होता तो ये भी सेम रहना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1+1 यानी कि 2 टाइम हो जाएगा तो इसका आ जाएगा 0.02, यानी कि जब नंबर ऑफ़ पार्टिकल सबसे ज़्यादा किसके आ रहे हैं 0.03 जो है सबसे बड़ा नंबर है। दैट्स वाई यही क्या होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये क्या है, ए वाला ऑप्शन है। ऑलराइट, बाकी तुम इसको अगर डिटेल में समझ लोगे थोड़ा तो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 21, मुझे लगता है सैंड मेयर रिएक्शन सबसे ज़्यादा फेवरेट रिएक्शन होने वाली है, ठीक, क्योंकि इसके ऑप्शन ही इनको मेरे ख्याल से समझ में नहीं आ रहे हैं, हर बार यही चीज़ पूछ रहे हैं। ठीक, तो जब भी आप डाइजोनियम या डायजोटाइजेशन करवाते हो एनिलीन का तो हमको सबको पता है यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है हमारा C6H5N2 और यहाँ पर आ जाएगा Cl, तो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। फिर यहाँ पर होती है आपकी सैंड मेयर रिएक्शन। ठीक, सैंड मेयर रिएक्शन होती है तो ये पूरा का पूरा ग्रुप हटेगा और इसकी जगह क्या लग जाएगा, Cn जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा C6H5 और Cn। फिर ये हो रहा है हाइड्रोलाइसिस, ठीक, और मैं इसको मान के चल रहा हूँ ये है कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। और कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस जब भी Cn का होता है तो फॉर्मेशन होता है C6H5COOH, यानी कि ये जो बन के आया है तुम्हारा, क्या बन के आया है, ये बन के आया है आपका बेंजोइक एसिड। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी वाला C6H5COOH। Cn का जब भी आप कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करवाओगे तो आपके पास हमेशा एसिडिक ग्रुप जुड़ने वाला है। जो आपका Cn है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट फॉर्म ईथर, कौन सी रिएक्शन है जो ईथर का फॉर्मेशन नहीं करती। तो देखो भाई इसके अंदर जब तुम रिएक्शन करवाओगे तो यहाँ पर क्या होता है, रिएक्शन में आता है ROH प्लस X, तो पहले तो यही नहीं कर रही, कौन सी नहीं करती, तो ये नहीं कर रही है पहली बात, तो ये ऑप्शन इसका 22 का पहले ही आ गया। ठीक, अब देख लेते हैं अगर उन्होंने मल्टीपल ऑप्शन दे रखे हैं तो, ठीक है, अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे होती है रिएक्शन और यहाँ पर प्रोडक्ट बन के आता है आपका, ये जाकर अटैक करेगा यहाँ और ये X निकल के सोडियम के साथ चला जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे बन के आ जाएगा आपका ये ROR। ठीक है, तो ये तो ईथर बन गया। यहाँ पर रिएक्शन करवाओगे तो यहाँ पर भी कुछ रिएक्शन कुछ ऐसी होती है O और ये आ जाएगा CH3। ठीक, और N2 निकल जाता है इसमें भी, तो ये भी ईथर बन रहा है। यहाँ पे तो ये तो मोस्ट कॉमन रिएक्शन है। ठीक, तो यहाँ पर 413 पर हो रही है तो यहाँ पर भी प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, तो कुछ रिएक्शन इस तरीके की आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो हमारा पहला वाला ऑप्शन ही था उसमें। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 की। विच ऑफ द फॉलोइंग आर बेसिक ऑक्साइड्स। सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा बेसिक और एसिडिटी किस पे बेस्ड होती है। जनरली अगर आप बात करें ना तो एसिडिक करेक्टर और बेसिक करेक्टर डिपेंड करता है ट्रांजिशन मेटल का उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट पर। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट है, ठीक, तो वो करेक्टर शो करेंगे एसिडिक। अब अगर ऑक्सीडेशन स्टेट लोएस्ट है तो करेक्टर शो करेंगे अपना हमेशा अगर आप सोचें तो हमेशा शो करते हैं उस कंडीशन में वो बेसिक। और अगर उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट मिडल पार्ट में आती है तो फिर वो एम्फोटेरिक होते हैं। यानी कि यहाँ पर एक चीज़ तुम्हें जो याद रखनी है वो ये कि करेक्टर डिपेंड कर रहा है कि उनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। अगर हम यहाँ पर देखें तो 6/2 यानी कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई 3। यहाँ पर देखें ये है +2, यहाँ पर देखें तो ये है +5 में, फिर यहाँ पर देखें ये आ गया आपका +3 में और ये आ गया +7। ठीक, तो आपको यहाँ पर एसिड भी पता चल गए होंगे, बेसिस भी पता चल गए होंगे। अब सवाल उठता है कि 23 के अंदर हमको क्या पता करना है। तो हमको यहाँ पर पता करना है कि कौन से वाले बेसिक ऑक्साइड्स हैं। ठीक, तो अगर बेसिक ऑक्साइड्स की बात करें तो हमको सबसे कम ऑक्सीडेशन स्टेट्स कहाँ पर नज़र आई। ठीक, तो एक तो मुझको सबसे कम ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम ऑक्साइड की आई है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो क्रोमियम ऑक्साइड्स जो है ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे भी है
और कहीं पर नहीं है, तो दैट्स ए, तो हमको एक ऑप्शन तो मिल गया। दूसरा ऑप्शन है मेरे पास ये सा वाला, क्योंकि यहाँ पर +3 है और यहाँ पर +5, तो ऑफकोर्स ये सा वाला ऑप्शन क्या होगा, कैटेगरी में आ जाएगा वेनेडियम की, तो वेनेडियम की कैटेगरी ये आ गई, दैट्स वाई बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन नंबर में इन्होंने पूछा क्या है, इन्होंने बोला है कि देखो भाई तुम्हारे पास ये है, इसका सबसे पहले तुम क्या करवा रहे हो, डाई एजोटाइजेशन, ऑफ कोर्स इतना बार करवा चुका मैं ये, और जैसे ही हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे सिर्फ और सिर्फ पहले वाले की, तो ये सा वाला जो ग्रुप है ये बदल जाएगा किसके अंदर, N2 पॉजिटिव और Cl निगेटिव, ठीक। फिर रिएक्शन करवा रहे हैं हम S3PO2 से, यानी कि जब आप रिएक्शन करवाओगे S3PO2 यानी कि एसिड प्लस वाटर के साथ, तो तुमको याद रखना है इस कंडीशन में क्या होता है, ये पूरा का पूरा ग्रुप हटता है और एडिशन ऑफ होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। एडिशन क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का, और यहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा तो यहाँ से क्या जुड़ेगा, एक H जुड़ जाएगा। तो अगर मैं इस रिएक्शन को देखूँ तो मेरे पास जो प्रोडक्ट बन के आएगा वो बन के आएगा बी वाला ऑप्शन, दैट इज़ ए वन ऑफ द रिएक्शन जो तुमको याद रखनी है, ठीक। सिर्फ वाटर लेते तो फिर फिनॉल बनता, लेकिन अगर ये कंडीशन है तो फिर आपको याद रखना पड़ेगा। मैच लिस्ट फर्स्ट विद द सेकेंड, कह रहे हैं प्रोडक्ट ये बने हैं, तो रिएक्शन में कार्बोनिल कंपाउंड के साथ क्या चीज़ लेंगे जिससे ये प्रोडक्ट बन जाए। देखो साइनोहाइड्रिन बनता है हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, पहला तो ए का तो पहला हो गया, ठीक। आगे बात करें तो अगर एसिटल की बात करें तो एसिटल बनते हैं हमेशा अल्कोहल के साथ, सिर्फ के लिए यूज़ करते हैं हम हमेशा एनिलीन, और ऑक्सिम के लिए यूज़ करते हैं अमीन ऑक्साइड, ठीक। तो हमारा पहले वाले का ऑप्शन था फोर्थ, तो पहले वाले का फोर्थ तो ये आ गया, तो इसका मतलब यहीं से आपको डी ऑप्शन मिल जाता। एटलीस्ट यहाँ पर एक बार एलिमिनेशन टेक्निक का यूज़ कर लिया करें, क्योंकि इससे आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी और थोड़ा टाइम भी बच जाएगा। मैच द लिस्ट फर्स्ट विद द लिस्ट सेकंड, ठीक। तो हमको फर्स्ट लिस्ट के साथ सेकंड लिस्ट को मैच कराना है, ठीक। ये केमिकल रिएक्शंस आती हैं, या फिर इसको बोलते हैं एक तरीके से, अगर हम जनरली इसकी बात करें तो यहाँ पर एक जनरल सा टर्म यूज़ होता है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है, कि टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो उसमें जो जो रिएक्शंस हैं उनके बारे में यहाँ पर बात हुई है। तो जब ग्लूकोज की HI से रिएक्शन करवाई जाती है तो बनता है हमेशा हेक्सेन, यानी कि इसका पहले वाले का फोर्थ ऑप्शन हो गया। जब ग्लूकोज की Br2 से कराते हैं तब यहाँ पर जो बन के आता है, तब बन के आता है ग्लूकोनिक एसिड, ठीक है। फिर ग्लूकोज की एसिटिक एनहाइड्राइड से एनहाइड्राइड से करवाएंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, पेंटा एसीटेट बन जाएगा, ठीक। ये रिएक्शंस के ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा और अलग से। जब ग्लूकोज की HNO3 से कराते हैं तब बनता है सकेरिक एसिड। इवन जब ग्लूकोनिक एसिड की भी करवाएंगे तब भी सकेरिक एसिड ही बनेगा। तो ऑप्शन अगर हम इसके ध्यान से देखें तो ऑप्शन व्हेन यू सी, तो पहले वाले का फोर्थ था, तो यहाँ पर फोर्थ 2 ऑप्शन आ गए, ठीक है। फिर एक बार जाकर देख लेते हैं हम, दूसरे वाले का जो ऑप्शन है वो फर्स्ट है, तो यहाँ पर हम देखेंगे दूसरे वाले का फर्स्ट, यानी कि ये जा रहा है हमारा ए वाले के साथ क्लियरली। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इट इज़ सेइंग विच इज़ इनकरेक्ट अबाउट द गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल के बारे में जो ऑप्शन इनकरेक्ट है वो बताना है। पहला है द इलेक्ट्रोड एट विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इज एनोड। ऑफ कोर्स हमेशा ऑक्सीडेशन यहीं पर होता है एनोड के ऊपर। द इलेक्ट्रोड एट विच इलेक्ट्रॉन्स आर गेन इज कॉल्ड कैथोड, ठीक है। द इलेक्ट्रोड एट विच रिडक्शन टेक प्लेस, वो भी कैथोड पर ही होता है। ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पर होता है। फिर कहते हैं इलेक्ट्रोड एट विच इलेक्ट्रॉन आर लॉस इज कॉल्ड कैथोड, नहीं यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं, ठीक। तो दैट्स वाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट ये हो गया हमारा। Which one of the following is not true for the hydrolysis of tertiary butyl bromide with aqueous NaOH? aqueous NaOH के साथ कौन सा वाला जो ऑप्शन है that is not correct? It is what they are asking, ठीक। तो पहले तो aqueous NaOH है और tertiary butyl bromide है, ठीक। और आप करा रहे हो यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस, ठीक। जो भी ऑप्शन इनकरेक्ट होगा वो हमको बताना है।
ऑलराइट, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 28 और इसके बारे में हमको बताना है विच वन इज़ नॉट करेक्ट। तो रिएक्शन अकर्स थ्रू द SN1 मैकेनिज्म। देखो ये टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, तो सबसे पहले जो फॉर्मेशन होने वाला है यहाँ पर वो फॉर्मेशन होगा कार्बोकेटाइन का, ठीक। एंड वी नो दैट वेरी वेल कि यहाँ पे कार्बोकेटाइन का क्या होना है, फॉर्मेशन होना ही होना है, ठीक। तो अगर हम इसके अंदर टर्शरी की बात कर रहे हैं तो ये कुछ ऐसा होगा, CH3 C CH3 CH3 और ये आ गया Br, ठीक है। अगर मैं इसकी रिएक्शन करवाऊँ तो रिएक्शन के बाद क्या होगा, CH3 C और ये आ जाएगा CH3, ये Br यहाँ से निकलेगा और यहाँ पर CH3 आएगा और ये आ गया मेरा पॉजिटिव, यानी कि ये बना मेरा कार्बोकेटाइन। और ऐसा कब होता है कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन, जब हम रिएक्शन करवाते हैं SN1। तो यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन तो यहाँ पर खुद ब खुद ही क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो ये तो SN1 मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है ऑफ कोर्स। कह रहे हैं इंटरमीडिएट फॉर्म्ड इज ए कार्बोकेटाइन, दैट इज ऑल्सो ट्रू। द रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ एल्कलाई इज डबल। नो वे। देखिए यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड जो करेगी वो करेगी स्लोएस्ट स्टेप पर, और स्लोएस्ट स्टेप क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन इटसेल्फ। तो यहाँ पर जो कंसंट्रेशन एल्कलाई की डबल करने से कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। अगर तुम ये चीज़ डबल करोगे तो हाँ ऑफकोर्स यहाँ पर फ़र्क पड़ेगा, लेकिन एल्कलाई की कंसंट्रेशन से कोई भी लेना देना नहीं है। तो दैट्स वाई ये सा वाला जो है ऑप्शन दैट विल बी द करेक्ट, इनकरेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 29। The size of the raw mango shrinks to a much smaller size when kept in a concentrated salt solution. Which one of the following process can be explained? Explain this. देखिए इसका जो टॉपिक है ना वो है ऑस्मोसिस वाला, ठीक। ऑस्मोसिस में क्या होता है कि जब हम किसी को हाईली कंसनट्रेटेड सोल्यूशन में रखते हैं तो उससे वाटर बाहर की ओर यानी कि लो कंसनट्रेशन से हाई कंसनट्रेशन की तरफ जाता है। दैट्स वाई यहाँ पर जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट XYZ फॉर्म्ड इन द गिवन रिएक्शन। इस रिएक्शन में फॉर्म होने वाले मेजर प्रोडक्ट के बारे में बताएं। तो इसमें पहला प्रोडक्ट बनेगा, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, एक इसमें ऑर्थो बनता है क्योंकि फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है, और एक बनता है पैरा। तो अगर हम बात कर रहे हैं मेजर की तो मेजर बनेगा हमारा पैरा। पहला तो ये हो गया। दूसरा जब इसके साथ कराओगे तो इसे बोलते हैं एसाइलेशन। तो फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन के अंदर क्या होगा कि यहाँ पर भी सेम जगह पर यानी कि पैरा ही प्रोडक्ट बन के आने वाला है। यहाँ पे COCH3 बस जुड़ जाएगा, ठीक है। लास्ट में करवा रहे हैं हम नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन के केस में क्या होता है कि यहाँ पर CH3 और यहाँ पर जुड़ जाएगा आपका NO2। तो यहाँ पर भी नाइट्रो क्या बनेगा, पैरा ही वाला बनने वाला है, ठीक। तो पहले में हमारा प्रोडक्ट बन के आया था 2-मेथॉक्सीटोलुइन, ठीक है, 2-मेथॉक्सीटोलुइन बना, ठीक। लेकिन 2 की जगह क्या होना चाहिए था, 4 होना चाहिए। तो यहाँ पर ये 4 नाइट्रो नहीं, यहाँ पर आया 4-मेथॉक्सीटोलुइन और यहाँ पर भी दिया है 4-मेथॉक्सीटोलुइन। तो ये ऑप्शन दोनों इनकरेक्ट हो गए। तो मेजर हमारे ये तो आ गए। फिर हम दूसरा देखते हैं ये सवाल, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए हमको देखना है नीचे वाले दो में। तो एक दिखा 4-मेथॉक्सी-एसीटोफिनोन, 4-मेथॉक्सी-एसीटोफिनोन और 2-मेथॉक्सी-एसीटोफिनोन। तो यहाँ पे क्या है, ये 4-मेथॉक्सी-एसीटोफिनोन है। तो मतलब ये सारा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। फिर ऑप्शन कौन सा बचा हमारा, सी वाला, ये 4-नाइट्रो एनीसॉल। फिर क्लियरली ऑप्शन हमारा वही है जो हमको चाहिए था, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 भी कंप्लीट हो जाता है। अब बात करते हैं हम इस जगह पर। कह रहे हैं कोई रिएक्शन है जो हमारी यहाँ पर दे रखी है। कह रहे हैं नस्ट इक्वेशन फॉर द EMF ऑफ द सेल। इसके लिए नस्ट इक्वेशन को लिखिए, ठीक है। जो भी ये रिएक्शन दे रखी है उसके लिए नस्ट इक्वेशन लिख दीजिए और वही आपको यहाँ पर लिख कर दिखाना है, ठीक। तो अगर आप नस्ट इक्वेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर देखें कि आपके पास ये रहा आपका सॉलिड मटेरियल। तो आयनिक मटेरियल कंसिडर करेंगे इधर और इधर करेंगे आयनिक मटेरियल। ये जाएगा आपका प्रोडक्ट की जगह और ये जाएगा रिएक्टेंट की जगह और ये पावर की फॉर्म में ऊपर पहुंच जाएगा। तो अगर देखें यहाँ पर
अगर आप इस वाली इक्वेशन को देखते हो, इक्वेशन नंबर 1, तो ये ई आएगा EMF, फिर ये आ गया स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल RT/2F। 2F का मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो चेंज हो गए वो n बराबर 2 आ रहे हैं, ठीक है। और A पॉजिटिव स्क्वायर अपॉन B2 पॉजिटिव, तो ऑप्शन पहले ही वाला सही निकला इसमें। प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट इन द गिवन रिएक्शन, इस रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट क्या बन के आने वाला है। जब आप इसको ध्यान से देखते हैं और ये सी वाली जो चीज़ दिख रही है आपको, यानी कि नो अल्फ़ा हाइड्रोजन, तो आपको ये नाम याद आना चाहिए कैनिजारो रिएक्शन का, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है कि इसका जो प्रोडक्ट बनता है, एक तो बनता है एल्कोहल और दूसरा बनता है हमेशा एसिड का एनायन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये आ गया एल्कोहल और ये आ गया एसिड का एनायन, ठीक। लेकिन इसके अंदर CH2CO- है, दैट्स वाई ये सारा ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। फिर से ये ठीक है, ये भी ठीक है, तो इसके अंदर बस OH आ गया है, तो दैट्स वाई ये फिर से इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। तो आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है क्योंकि Cl सेम रहना चाहिए, ठीक। ये ठीक है और ये भी ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब C वाला ऑप्शन इज़ ए करेक्ट ऑप्शन। नीड टू बी केयरफुल बेटा, कहीं कहीं कभी कभी क्या होता है कि हमको बहुत चीज़ें आती होती हैं, ये परफेक्टली नो कि हाँ जी ये हमको आता है और इसका आंसर क्या है, लेकिन फिर भी हम जल्दबाजी में ना क्या करते हैं, गलतियाँ कर देते हैं। तो जल्दी नहीं करनी है, इनफ टाइम होगा तो आपको इनफ टाइम के अकॉर्डिंग अपना एक्शन लेने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग अबाउट लेंथेनॉइड्स इज़ फॉल्स, यानी कि लेंथेनॉइड के बारे में कौन सा स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर गलत है। पहला स्टेटमेंट है द मोस्ट करेक्टरिस्टिक ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेंथेनॉइड +3, इट इज़ ट्रू। जो लेंथेनॉइड्स होते हैं मोस्टली करेक्टरिस्टिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट उनकी +3 होती है क्योंकि वो ग्रुप में थर्ड वाले में आ रहे हैं, ठीक। द आयोनिक रेडियाई ऑफ ट्राइवेलेंट लेंथेनॉइड्स स्टीटली इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, नहीं जी ये गलत है फिर, क्योंकि उनकी आयनिक रेडियस बढ़ती नहीं है, आयनिक रेडियस तो हमेशा घटती घटती है, ठीक। तो ये तो इसके मुताबिक ये फॉल्स है, ठीक। बाकी लेंथेनाइड्स आर डेंस मेटल, ऑफ कोर्स इट इज़ ट्रू, और लेंथेनाइड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर बाय आयन एक्सचेंज मेथड, ये बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है और अक्सर पूछा गया जाता है। अब हमारे पास आता है पैसेज, और ये है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का, यहाँ से हमको क्वेश्चन कुछ सॉल्व करने हैं। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड हैज़ लोएस्ट डेल्टा नॉट वैल्यू, जिसकी सबसे कम डेल्टा नॉट वैल्यू होगी, जो वीकेस्ट होगा उसके डेल्टा नॉट की वैल्यू क्या होगी, सबसे कम होगी, तो याद रखना है वीकेस्ट। NH3 मॉडरेट है, स्ट्रॉन्ग है, बचा क्या, फ्लोरीन। ओके, द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल के बीच में जो रिलेशन है वो क्या है, ठीक। तो टेट्राहेड्रल के बीच में और ऑक्टाहेड्रल के बीच में जो रिलेशन है वो रिलेशन है डेल्टा T 4/9 डेल्टा O, यानी कि ऑप्शन नंबर B इज़ द करेक्ट, ठीक। ना ये सही है, ना ये सही है, ना सही है। अगर आपको 9 भी याद रहा तो भी इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 9 कैसे, 9 लाइक टेट्राहेड्रल का 4 होता है और ऑक्टाहेड्रल का 5 होता है, ठीक। उसी हिसाब से आप 9 लगा लो। नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक, या नंबर ऑफ ऑर्बिटल जो इन्वॉल्व हो रही हैं। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ D4 in 2 सिचुएशन, D4 in 2 सिचुएशन, पहली सिचुएशन है ये जब ये एनर्जी क्या हो, ज़्यादा, किससे ज़्यादा हो, पेयरिंग से, या फिर ये फिर इसमें क्या हो, पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा हो इससे। तो याद रखना जब भी ये एनर्जी ज़्यादा होगी तब तो पेयरिंग होगी, क्योंकि ये खुद पेयरिंग कराएगा क्योंकि इसके पास इनफ एनर्जी है, ठीक। तो पहला वाला स्टेटमेंट जो शो कर रहा है जैसे ये सा वाला स्टेटमेंट है, ठीक, तो ये तो करेक्ट है, ठीक। लेकिन यहाँ पर आकर दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है 3 जाएंगे इसमें और 1 जाएगा इस वाले में, तो यानी कि अगर हम 36 वाले की बात करें तो हमारा पहला ही ऑप्शन क्या हो गया, इसमें करेक्ट हो गया, ठीक। बाकी ऑप्शन में की तो बात ही अलग है। यूजिंग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन ऑफ FeF64-, यानी कि इसके अंदर जो Fe है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है 2। अगर आप कोशिश करेंगे निकालना तो आप बहुत आसानी से निकाल लेंगे, इवन आई विल हेल्प यू, ठीक। और बेटा ये जो है ये एक वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगी, यानी कि D ऑर्बिटल जो होगी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे 6 इलेक्ट्रॉन अगर D ऑर्बिटल के अंदर हैं तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 और एक 6,
यानी कि अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए 4। और जब भी किसी के नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 आते हैं और हम फॉर्मूला लगाते हैं कौन सा, n+2, ठीक। तो इसके मुताबिक अगर आप n की जगह पर 4 वैल्यू रखते हो तो आपके पास आएगा लगभग 24, और 24 का अगर हम रूट निकाल लें, रूट वैल्यू को हटाएं, तो ये आता है 4.9, यानी कि आपका ऑप्शन क्या है, डी वाला करेक्ट होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ऑर्बिटल इन TiS2O का होल 6 3 पॉजिटिव आयन इन एन ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड, यानी कि इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 3 पॉजिटिव है। 3 पॉजिटिव है, हमने अभी डिस्कस किया था कि इसका कॉन्फ़िगरेशन जनरल होता है 3D2 और 4S2, ठीक। अब अगर आप ध्यान से देखें तो 3 पॉजिटिव यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन गए यहाँ से और 1 इलेक्ट्रॉन बचा यहाँ पर, तो यानी कि सिर्फ T2G के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, दैट्स इट। नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो हैं ये क्वेश्चंस आ रहे हैं नॉर्मली किससे, ये क्वेश्चन आ रहे हैं आपके अब केमिकल काइनेटिक्स के अंदर, ठीक है। द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ऑलवेज पर सेकंड होती है। एक बार देख लेना, आई विल मेक श्योर कि यहाँ पर मैं एक वीडियो बना पाऊँ, ठीक। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज़ 10 मिनट, यानी कि आपकी जो हाफ लाइफ है वो दिया है इन्होंने 10 मिनट। स्टार्टिंग विद इनिशियल कंसनट्रेशन 12 मोल, आफ्टर 20 मिनट क्या होगा, ठीक है। तो देखिए जब ये 12 मोल है, आप ऐसे ही सोच लो, ठीक। अगर तुम क्या करते हो 10 मिनट के बाद देखोगे तो ये 6 बचेगा, और जो 6 बचा है इसको 10 मिनट के बाद देखोगे तो ये बचेगा आपके पास 3। तो कुल मिला के क्या है, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 10 मिनट, स्टार्टिंग विद द इनिशियल कंसंट्रेशन 12 मोल, द रेट आफ्टर 20 मिनट। तो 20 मिनट के बाद रेट क्या होगी, ठीक। तो 20 मिनट के बाद आपके पास कितना बचा 3, और यहाँ पर आ गई आपका 3, ठीक। और यहाँ पर आपका दिया 3 मोल पर मिनट, और यहाँ पर दे रखा है 3 मोल पर मिनट, और यहाँ पर दे रखा है 4 मोल पर मिनट, ठीक। और यहाँ पर दे रखा है इन्होंने सिर्फ और सिर्फ सिंपल यही सवाल, ठीक। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें और ध्यान से देखने के बाद अगर आप इसके रिज़ल्ट पे जाने की कोशिश करें तो आपको आंसर मिलेगा सिंपली 3 मोल पर मिनट विद 0.0693। तो मतलब ऑप्शन क्या होगा, डी होगा, ठीक है। थोड़ा सा टाइम और लग जाएगा, लेकिन लेट्स से हम इसको सॉल्व करके मैं तुमको एक बार एटलीस्ट दिखा देता हूँ कि हाउ दैट द थिंग्स आर वर्किंग, ऑलराइट। क्योंकि मुझको भी सुकून नहीं मिलता जब तक सामने वाले की समझ में ना आ जाए, ऑलराइट। देखिए जब इन्होंने बोला था कि भाई टी हाफ जो होता है वो होता है 10 मिनट, ऑलराइट। तो यहाँ पे अगर हम टी हाफ की बात करें, टी हाफ इक्वल टू होता है 0.693 अपॉन के। अब मुझको सबसे पहले ज़रूरत है के की, तो के मैंने यहाँ पे लिया। जैसे ही मैं के लेता हूँ तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर निकल कर आता है 0.693 और टी हाफ आ जाएगा नीचे। अब टी हाफ कितना है मेरा, टी हाफ है मेरा क्लियरली यहाँ पर 10। अब मैं इस 10 को अगर ये 0 हटाता हूँ तो मेरे पास वैल्यू क्या आई के की, मेरे पास वैल्यू आ गई 0.0693, ठीक है। और वो भी किस में आई है, मिनट में, पर मिनट करके। ये मेरे पास के की वैल्यू यहाँ पर निकल आई। अब जैसे ही मुझको के की वैल्यू मिलती है, नाउ इट बिकम्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अब मुझको पता करना है कि भाई रेट क्या होगी, ठीक। तो रेट पता करने के लिए मुझे सबसे पहले पता करना पड़ेगी कि उस टाइम पे कंसंट्रेशन क्या होगी। तो हम सब लोग जानते हैं इस चीज़ को बड़ी क्लियरली कि अगर किसी की इनिशियल कंसंट्रेशन लेट्स से 12 मोलर है तो हाफ़ लाइफ में उसकी जो कंसंट्रेशन रहती है वो हो जाती है हाफ़, तो यानी कि यहाँ पर आ गई 6 मोलर, ठीक है। तो 6 मोलर के जब 20 मिनट के बाद बात की है इन्होंने, तो 20 मिनट के बाद यानी कि 10 मिनट में अगर 6 मोलर आई तो फिर उसके बाद 10 मोलर के बाद 10 मिनट के बाद कितनी बचेगी, 3 मोलर बचेगी। अब अगर हम रेट की बात करें तो रेट का फॉर्मूला होता है रेट इक्वल टू के और कंसंट्रेशन ऑफ जो भी रिएक्टेंट की उस टाइम थी। तो कंसंट्रेशन कब, आफ्टर 20 मिनट्स, तो 20 मिनट के बाद कितनी है, ठीक। तो हम जानते हैं के हमारा क्या था और आर हमारा क्या है। तो वैल्यू अगर हम पुट करें तो के मेरा आया था 0.0693
और अगर हम बात करें m की तो m आया था मेरा 3 मोलर पर मिनट। मिनट जो लगाया है हमने इसके लिए लगाया है, तो इसका जो अगर हम ऑप्शन को मैच करेंगे तो ऑफकोर्स हमको ऑप्शन मिल गया। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 41 की। क्वेश्चन नंबर 41 में अगर हम बात करते हैं 50% ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज़ कम्प्लीटेड इन 23 मिनट्स, यानी कि टी हाफ इसका 23 मिनट है। कह रहे हैं कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 90% ऑफ द रिएक्शन, यानी कि 90% कंप्लीट होने में रिएक्शन को कितना टाइम लगेगा, ये हमको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो आपको टी तो मिल गया, टी हाफ तो मिल गया। जब टी हाफ मिलेगा आपको तो आप उससे क्या निकाल लोगे, के की वैल्यू निकाल लोगे। के की वैल्यू निकालोगे तो उसके बाद आप वैल्यू रखोगे फर्दर, और जब आप फर्दर वैल्यू रखते हो तो आपको उसका आंसर मिल जाना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 90% पहुँचाने के लिए, ठीक, तो तरीके तो कई हैं, लेकिन फिर भी एक नॉर्मल जो तरीका यूज़ करोगे उसके मुताबिक हम देख लेते हैं। ऑलराइट, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर टी हाफ की वैल्यू दे रखी है आपको 23 मिनट्स। ठीक, और इसी तरीके से हम के निकाल लेंगे 0.693 अपॉन टी हाफ। जब आप वैल्यू रखोगे तो आपको के मिल जाएगा 0.693 अपॉन 23। ऑलराइट, इस तरीके से अगर आप 23 से ऊपर वाली वैल्यू को काटते भी हैं ना, तो यहाँ पर अगर तुम सिर्फ और सिर्फ इतना मान के चलो इस वैल्यू को, तो इसको काटने पर यहाँ पर आएगा 0.03। ये वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी अगर आप इसको लेकर चल रहे हैं फर्दर। फिर क्या होता है यहाँ पर, अगर हम बात करते हैं कि कितना टाइम लगेगा, टी इक्वल टू 2.303 अपॉन यहाँ पे आता है के, फिर आता है लॉग, और फिर यहाँ पे आती है इनिशियल अमाउंट, और फिर यहाँ पे आती है जो भी हमारा टाइम था, लेस से हम बात कर रहे थे 90% का, पर कितनी अमाउंट बची होगी। ठीक है, तो लेस से अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इसको 2.303 मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे लिख दिया मैंने 0.03। ऑलराइट, यहाँ पे मैंने लॉग, इनिशियल अमाउंट मैंने मान के चला था 100, और 90% का मतलब हो गया कि यानी कि 100 में से 90 गए तो बचा 10, तो 0 से 0 कट जाएगा। जैसे ही कटेगा मैं क्या कर देखता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास बचता है लॉग 10, तो 303 डिवाइड बाय 0.03 इंटू लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है। और अगर हम इस फर्दर लेकर जाएं वैल्यू को, तो यहाँ पर हमारे पास बच के आ रहा है सिर्फ और सिर्फ ये। ठीक है, अब अगर मैं इसको देखूँ तो यहाँ पे 3 के बाद 0 है और यहाँ पर 2 के बाद है, तो एक 0 और लग जाएगा। तो इस जोड़ को काट के हम यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। अब इस वैल्यू को काटना है। ठीक, तो पहले 3 सत्ते 21, तो 7 आ गया, 3 7 से 21 होता है, देन 2 लेफ्ट, देन इट बिकम्स 20, देन वी कम्स आउट टू बी 6, देन इट कम्स आउट टू बी 6 18, फिर 2 लेफ्ट बचेगा, फिर 23 हो जाएगा, फिर जाएगा हमारा जितने टाइम भी। तो हम क्या देखेंगे यहाँ पे जो भी हमारी वैल्यू आई वो अराउंड वैल्यू आ रही है, 70 नहीं है, 38 भी नहीं है, 35 भी नहीं है, तो इसका मतलब हमारा आंसर है 76.4। इस तरीके से तुम बड़ी आसानी से ऐसे क्वेश्चन के आंसर्स को निकाल सकते हो। नाउ वी रीच टू द क्वेश्चन नंबर 42। इस 42 क्वेश्चंस के अंदर अगर आप इसके आंसर को देखेंगे, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए से प्रोडक्ट बन रहा है, द कंसंट्रेशन ऑफ ए चेंजेस फ्रॉम 0.1 मोलर टू 0.025 मोलर इन 40 मिनट्स। द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज़ 0.01 मोलर इज़। बता दें कि यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी। इन दोनों वैल्यू का यूज़ करके आप वैल्यू निकाल सकते हो के की, और एक बार आपको के की वैल्यू मिल गई तो आप उस के की वैल्यू का यूज़ करके निकाल सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन बड़ी आसानी से इस कंसंट्रेशन को रख के। ठीक है, जैसे हमने पहले वाला एक क्वेश्चन किया था। हिंट्स के तौर पे बता दूं, आई प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन, और इसका जो आंसर है वो 3.47 है। अगर फिर भी समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट्स में बोल देना क्वेश्चन नंबर 42 के लिए, मैं उसका आंसर दे दूँगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 43। द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 मिनट। तो हाफ लाइफ मिल गया आपको। व्हाट परसेंटेज विल बी लेफ्ट ओवर आफ्टर 240 मिनट्स, यानी कि 240 मिनट्स के बाद कितनी परसेंटेज रहेगी। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि ये 240 मिनट्स जो हैं, यानी कि 240 डिवाइड बाई 60 कर दो, काटेंगे कितने टाइम आया 4 टाइम, यानी कि हमारे पास 4 हाफ लाइफ है।
तो अगर स्टार्टिंग में लेस से आपके पास चीज़ 100 थी, 100 थी परसेंटेज की अगर हम बात करें, तो इसका मतलब एक हाफ लाइफ गुजरी होगी तो ये बचेगी 50%, ठीक। दूसरी हाफ लाइफ गुजरी तो ये बचेगी आपकी 25%। तीसरी हाफ लाइफ गुजरी तो ये बचेगी आपकी 12.5%, ठीक। और इसी तरीके से फोर्थ हाफ लाइफ बची तो आपकी गुजरेगी ये 6.25%, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन इसी तरीके से किए जाते हैं। ये रहा आपका आंसर, ठीक है। तो बड़ी आसानी से आप इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 44, इन द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एक्सपेरिमेंट, जब भी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का होता है तो क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज़ लेस देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। जो वेपर प्रेशर होता है सोल्यूशन का वो क्या हो जाता है, लेस देन हो जाता है, किसकी कंपेयर में, लेस देन हो जाता है ओवर हियर, वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इज़ लेस देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो ऑफ कोर्स ये बात तो सच है, हाँ लेस देन हो जाता है तभी तो, क्योंकि P1 नॉट जो होता है एक तरीके से वो हाईएस्ट होता है क्योंकि वो प्योर फॉर्म में है, ठीक। लेकिन उसके बाद क्या होगा, कम हो जाएगा। दूसरा है वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इज़ मोर देन दैट ऑफ प्योर, ये तो गलत बात है। फिर ओनली सोल्यूट मॉलिक्यूल सॉलिडिफाई एट द फ्रीजिंग पॉइंट, नहीं, सॉल्यूट मॉलिक्यूल सॉलिडिफाई के होंगे, ठीक है। कौन से मॉलिक्यूल होते हैं, हम जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल होते हैं, तो क्योंकि हम बात ही यहाँ पर सॉल्वेंट की कर रहे हैं, अगर हम जनरली बात करें तो बुक में तो यही लिखा है द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, तो ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉलिडिफाई, ये बात सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी और डी आर करेक्ट। तो बी और डी कहाँ पर लगे हुए हैं, ए और डी आर करेक्ट, ए और डी, यस ए और डी आर करेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। ओवर हियर कह रहे हैं मैच द लिस्ट फर्स्ट विद द लिस्ट सेकेंड। अगर इसकी बात करें तो ये रिएक्शन है, ये है तुम्हारी गटरमैन रिएक्शन, गटरमैन कोच रिएक्शन, ये रही आपकी गटरमैन कोच रिएक्शन, यानी कि पहले वाले का जो है फर्स्ट है, तो पहले वाले का फर्स्ट कहाँ पे, पहले वाले का सेकंड कहाँ पर दिया है, पहले वाले का सेकंड तो यही है, यानी कि यहाँ पर तो एक ही ऑप्शन दे रखा है। तो अगर आप देखें इस कंडीशन में तो यहाँ पहले वाले का फर्स्ट ये है, अगर हम रिएक्शन के अकॉर्डिंग देखें, लेट्स लुक एट दिस, ये क्वेश्चन है हमारा ए वाले के लिए। तो ए वाली जो रिएक्शन थी हमारी वो है गटरमैन कोच रिएक्शन, यानी कि ए की सेकंड, ए का सेकंड दिया है ये सा वाला गटरमैन कोच रिएक्शन, ठीक है। फिर दूसरे वाले की रिएक्शन देखते हैं, ये है आपकी हेलोफॉर्म रिएक्शन, यानी कि बी का थर्ड ये रहा, ठीक है। फिर बात करते हैं इस वाले की, तो यहाँ पे जो हो रहा है एस्ट्रीफिकेशन, तो ये रहा तुम्हारा एस्ट्रीफिकेशन, तो एस्ट्रीफिकेशन फोर्थ वाला ये आ गया। फिर अगर बात करें हम लास्ट वाली रिएक्शन की, तो ये पहले वाला जो देखा हेल-वोल्हार्ड-ज़ेलेस्की रिएक्शन, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये, यानी कि यहाँ पर आपको ये आपका आंसर मिल गया। 46 में बात करते हैं द नस्ट इक्वेशन इज इक्वल टू ई नॉट माइनस आर टी अपॉन एन एफ नेचुरल लॉग ऑफ क्यू इंडिकेट्स व्हाट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी विल बी इक्वल टू क्यू व्हेन, यानी कि जब आपका के सी इक्वल टू हो जाएगा क्यू के तो क्या होगा, ठीक। तो आपका जो क्यू के जब भी इक्वल टू होता है तो आपका जो ये सी वाली वैल्यू है ये हमेशा टर्न अप हो जाती है ज़ीरो के, यानी कि ये यहाँ पर ज़ीरो के बराबर हो जाती है, तो ऑप्शन नंबर ये आ गया। An unknown alcohol is treated with the Lucas reagent to determine whether the alcohol is primary, secondary or tertiary. Which alcohol react faster and why and what mechanism? तो टर्शरी हमेशा फास्टर रिएक्शन करता है, और उसके साथ ये चीज़ जो तुमको याद रखनी है कि वो रिएक्शन जो होती है हमेशा SN1 होती है, तो टर्शरी करेगा और रिएक्शन SN1, यानी कि सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्टिनाइट कैन नॉट बी असाइंड विद डिग्री ऑफ सर्टिनिटी बिकॉज ऑफ, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है एक्टिनाइट का वो असाइन नहीं किया जा सकता, किस वजह से, डिग्री ऑफ सर्टिनिटी बिकॉज ऑफ, किस वजह से हम नहीं कर सकते ये हमको बताना है, ठीक। तो इसमें तुमको याद क्या रखना है कि जब तुम बात करते हो ऑर्बिटल्स की, ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल ओवरलैपिंग ऑफ इनर ऑर्बिटल, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। फ्री मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन ओवर ऑल द ऑर्बिटल, नहीं है, ऐसा भी कुछ नहीं है। स्मॉल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 5f एंड 6d लेवल, इट इज़ द ट्रूथ,
कि इनकी जो ऑर्बिटल के बीच में जो डिफरेंस है वो कम होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं। मोर एनर्जी डिफरेंस, ये गलत हो जाएगा। विटामिन B12 कंटेंट्स, विटामिन B12 के अंदर होता है हमेशा कोबाल्ट। ठीक, ये तो बड़ा रिपीटेड क्वेश्चन है हमेशा। हाइड्रोलाइसिस ऑफ ट्राइक्लोरोमीथेन विद एक्वस KOH गिव्स, जब भी तुम ट्राइक्लोरोमीथेन की रिएक्शन करवाओगे एक्वस सोल्यूशन के साथ तो हमेशा प्रोडक्ट बन के आता है आपका KOH के साथ रिएक्शन करवाने पर फॉर्मिक एसिड। इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन ऑलवेज, क्योंकि तीनों के तीनों जो Cl हैं यहाँ पर वो रिमूव हो जाते हैं OH से, और OH से रिमूव होने के बाद वो क्या करते हैं कि एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक, और उसके अंदर फिर एक वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होता है और फाइनल प्रोडक्ट हमारा हमेशा ही फॉर्मिक एसिड बनता है। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, शीट को सॉल्व करने में कोई भी अगर तुमको प्रॉब्लम आई है या कोई क्वेश्चन तुम्हारे ठीक से समझ में ना आया हो, प्लीज़ डू कमेंट्स, I will solve that and I will give you the solution of it. God bless you. Have a nice day. Goodbye.